एपिसोड सेकंड नॉवल नेम मैं तेरी आदत का मारा अपलोड बाय ऑडियो नॉवल उर्दू वॉइस ओवर बाय ईबा राइटर इज दिया जहरा एंड पढ़े हैं लिसनर। सीरियस होगी मैं तो थोड़ी सी। ओके जी, नॉवल है, मैंने पहले बता दिया सारा कुछ। इसके एपिसोड 2 है। पिछली मैंने 3 वीडियो अपनी आवाज़ में अपलोड की थी। आप लोगों ने उसमें से एक पे ठीक रिस्पॉन्स दिया, बाकी 2 डाउन। क्यों भाई, कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो मुझसे? ओके जी, सेकंड पार्ट को रीड आउट करेंगे। आई होप कि आपको ये पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। आज मैं कुछ और तरीका यूज़ कर रही हूँ, शायद काम आ जाए। चलें। यार आरज़ू, कहाँ गायब थी तुम? ब्रेक टाइम में बैठे मरवा ने आरज़ू को खूबकी से देखते पूछा था। तुम्हारे उस क्रश ने जीना हराम कर दिया। ऐसा करो, उठा कर ले जाओ इसे, हमें नहीं चाहिए। क्या कैसे रही है, जैसे कोई सामान हो। आरज़ू लेज़ खाते बोली, उसके लहजे में बेजारियत थी। और मरवा उसकी बात सुनते हंसती। पागल, कल तुमने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दी। मरवा एक्साइटेड सी बोली थी। आरज़ू ने आबरू उठा कर पूछा, साथ लेज़ मुंह में रखा। हाय, परसों से ना हमारे कॉलेज में कंपटीशन हो रहे हैं यार। हमारा कॉलेज एज आ मेज़बान होगा, हम लोग हिस्सा लेंगे और पास के कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आएंगे टीम की सूरत। मरवा हाथ आगे करती बोली कि आरज़ू इसके हाथ पर हाथ मार सके, जबकि आरज़ू ने कोफत से मुंह बिगाड़ा। तो आरज़ू आंखें घुमाते बोली। तो मरवा ने उसे घूरा। क्या मतलब? तो यार मोबाइल लेकर आने की इजाज़त भी है, और साथ पास वाले कॉलेज से टीम्स आएंगी। तुम्हें तो पता है वहाँ को क्लासेस होती हैं। मरवा हंसी दबाते बोली। मोबाइल का सुनकर आरज़ू भी पुरजोश हुई थी। हमारे जैसी कॉलेज में मोबाइल अलाउ नहीं था। हमें याद है कि एक मिनट पर एक लड़की लेके आई थी, किसी और क्लास की थी। तो जो सीआर थी ना, ओहो, उसकी तो स्पीड इतनी ज़्यादा थी, फोर्थ ईयर की अपी थी। इतनी जल्दी जाके उसने मोबाइल उससे छीना ना, जैसे कौवा खींचता है कोई चीज़ खाने वाली। सच? आरज़ू लेज़ को छोड़े मरवा को देखते बोली। हाँ ना यार, मैं किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही, आराम से एंजॉय करूँगी। मरवा चमकती आंखों से इसे देखते बोली। हाय, मैं तो मोबाइल लेकर आना चाहती थी शुरू से यार। कॉलेज में पिक्स लेने का कितना मज़ा आता है। आरज़ू उठते हुए बोली। मरवा ने भी इस बात पर सर हिलाया। क्या पता वहाँ तुम्हें कोई पसंद कर ले। मरवा ने मुँह पर हाथ जमाते कहा, जिस पर आरज़ू ने इसे घूरते हुए देखा और फिर हंसती। पागल, अभी कॉलेज क्लियर नहीं हुआ और तुम्हें पसंद की बातें सोच रही है। तुम अपनी नज़र काबू में रखना, वरना मैं अशर भाई को बता दूंगी। आरज़ू मुंह बनाते उसे वार्निंग देते बोली थी, जिस पर मरवा ने उसे खूबकी से देखते इस बात में सर हिलाया था। वह दोनों अपनी क्लास में इंटर कर गई, क्योंकि ब्रेक खत्म हो चुकी थी और अभी ने पढ़ना था। और छुट्टी के वक्त तक आरज़ू का मुंह फूल गया। मरवा उसे देखते हंस रही थी, लेकिन उसे खुद भी टेंशन थी, क्योंकि सर ने उठाकर 2 चैप्टर फिजिक्स के दे दिए थे और आरज़ू को अपनी सारी खुशी कोने में नजर आई, जबकि टेस्ट किसी बुरी बला की तरह उसके सर पर सवार। खान बाबा के आने पर वो गाड़ी में बैठी। 2 मिनट बाद ही मरवा की गाड़ी भी आ गई, तो वह दोनों ही एक दूसरे को हाथ हिलाते खुदा हाफिज बोलती घर की तरफ रवाना हुई थी। क्या हुआ महा, ठीक हो तुम? आरज़ू कॉलेज से आती सीधा उसके कमरे में दाखिल हुई होते बोली, क्योंकि महा सुबह ही घर लौट आई थी और तबीयत खराबी का बहाना दिया था। हाँ, बस तबीयत थोड़ी ख़राब है। महा लबों पर ज़बान फेरते बोली थी। आरज़ू ने उसकी खौफज़दा आंखों में झांका। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना महा? आरज़ू ने आबरू झुकाते इस्तफसार किया। महा ने गायब दिमागी से सर उठाकर उसे देखा था। तुम क्यों आ गई हो यहाँ? जाओ कपड़े चेंज करो, हमेशा शरारतें करती रहती हो तुम। उठो, चलो निकलो मेरे रूम से। महा आरज़ू का बाजू पकड़े ज़बरदस्ती से अपने कमरे से बाहर निकालने लगी, जैसे जबकि आरज़ू मुँह खोले उसकी बेतुकी सी बातें सुनने लगी थी। लेकिन महा यार, मैंने क्या किया? आरज़ू आंखें फाड़े उसके चेहरे को देखते बोली थी, जिसने धक्के देकर आरज़ू को कमरे से बाहर निकाल दिया था और इसके मुंह पर जोर दरवाज़ा बंद कर लिया। आरज़ू अब भी हैरत से आंखें फाड़े बंद दरवाजे को देख रही थी। पता नहीं क्या हो गया इसे। आरज़ू कंधे झुकाते बोल वहाँ से बाहर निकली, क्योंकि उसने टेस्ट भी तैयार करना था, सो अपना सर झटक गई। कमरे में जाते वो अपनी किताब उठाते बाहर निकली, और अब आरज़ू खान पूरे घर में चक्कर काटते रट्टा लगाने में मसरूफ़ थी। ये भी क्या दिन थे। वैसे आरज़ू बाजी, रट्टे सर कट्टा। आली सोफे पर बैठते बोला, तो आरज़ू ने इसे घूरते मुंह बनाया। तुम मुंह बंद रखो अपना, बदतमीज़। आरज़ू मुंह बिगाड़ते बोली। आली कंधे झुका। क्या क्यों लड़ती रहती हो हर वक्त? आज रुखसार बेगम पीछे से आती से डांटने लगी थी। आरज़ू ने पलट कर माँ को देखा। मामा, ये आली देखो क्या बोल रहा है, पता नहीं इस घर के मकीनों को मुझसे क्या मसला है, चलते हैं सब मुझसे। आरज़ू ने कारा भरते बालों को पीछे की जानिब झटका। रुखसार बेगम ने उसे गुस्से और अफसोस से घूरा। एक वो है सड़गियल, पता नहीं क्या मसला है उसे मुझसे। चेक करवाएं मामा उसे डॉक्टर से। मुझे तो लगता है उसका ऊपर वाला माला खाली होगा। माला लाइक ऊपर वाला फ्लोर नहीं, मतलब कनपट्टी।
दिमाग। आरज़ू अपनी कनपटी पर हाथ रखते हुए उसे बचाते बोली। रुखसार बेगम ने गुस्से से उसे आंखें दिखाई थी। आरज़ू तमीज़ से बात करो। रुखसार बेगम ने उसके सर पर चिपट करते हुए उसे घिरका। रहने दे छोटी अम्मी, बददिमाग लोगों के पास कौन सा दिमाग है जो वो तमीज़ से बात करें। वो सीढ़ियाँ उतरते आग लगाते लहजे में बोला। आरज़ू ने पलट कर उसे देखा। वो बाकी दिनों के मुकाबले में आज कुछ ज़्यादा ही पुरकशिश लग रहा था। ब्लैक कुर्ता पहने, कंधों पर मर्दाना शाल ओढ़े, हाथ में बंधी महंगी घड़ी और बाजू कोहनियों तक फोल्ड के उसकी मर्दाना वजह छलक रही थी। बस इन नहीं पता हुआ कि हीरो हैंडसम। आरज़ू ने फ़ौरन हिसाब बेबाक करते उसे देखते, दिल पर हाथ रखते बकाई आईने जैसी शक्ल बनाई, उसे चिढ़ाया और वहाँ से बाहर लॉन में चली गई। रुखसार बेगम ने दानियल के जबड़े बीजे चेहरे को देखा। वो नफ़ी में सहलाती वापस किचन में चली गई थी, जबकि दानियल घर से बाहर निकल गया था। क्या बना? मरवा ने उसे टहोका देते पूछा, जिस पर आरज़ू हलक तलक करते नफ़ी में से हिला की। बोल भी 2 घंटों से यूं ही गूंगी बनी बैठी है। मरवा अब ज़िद छोड़ते बोली। आरज़ू ने फिर से नफ़ी में सर हिलाया। यार, उस एटम न्यूक्लियर के सवालों को देखकर बस मेरे सिर में एक ही न्यूक्लियर आ रहा था। दानियल सफ़ीर खान, मेरा टेस्ट बहुत ख़राब गया है। पता नहीं सर ने भी बहुत इंसल्ट की। कह रहे थे अभी प्रिंसिपल को बताता हूँ, घर से बुलाते हैं आपके। आरज़ू रोनी सूरत बनाए बोली। मरवा लब दबा गई। उसका टेस्ट फिर भी कुछ ठीक गया था। मरवा ने माथा पीटा। यार, तुम बहाना ही कर लेती कोई। मरवा अफसोस से बोली, साथ दोस्ती के नाते कंधे पर हाथ रखते हौसला भी दिया। पता है ज़्यादा गम कब होता है? इस चीज़ का नहीं कि हमारे कम नंबर हैं, इस चीज़ का कि दोस्त के ज़्यादा क्यों आए। अगर इसके साथ आए हो ना, फिर अच्छा है। दिमाग कहाँ चल रहा था उस वक्त में, पता नहीं क्यों रखवाई है साइंस मुझे, और ऊपर से नॉन मेडिकल। मैं बता रही हूँ, मैं फेल हो गई ना तो मेरा कोई कसूर नहीं है। आरज़ू घुटनों के गिर्द बाजू बांधते सर उन पर रखते बोली। सात आंखों में नमी तैर की। आरज़ू, आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। हेड गर्ल आरज़ू को देखते बोली, जिस पर आरज़ू ने आंखें फैलाए मरवा को देखा। पता नहीं कौन आया होगा, मम्मा मेरी यही बेइज्जती करना शुरू हो जाएंगी। आरज़ू वहाँ से उठती हेड गर्ल के साथ उसके पीछे चलने लगी। वो इसे प्रिंसिपल रूम के बाहर छोड़ते खुद वहाँ से चली गई। आरज़ू ने चेहरे पर मासूमियत सजाई, खुद को रिलैक्स करने को गहरा सांस फसा में खर्च किया। प्रिंसिपल सर, मैं आई कम इन? आरज़ू दरवाजे में खड़े बोली। इजाज़त मिलने पर वो अंदर दाखिल और फिर आरज़ू खान का हलक तक कड़वा हो गया जब प्रिंसिपल के सामने वाली चेयर पर उसने सुरख चेहरा लिए बैठे दानियल को देखा। आरज़ू ने अफसोस से ऊपर देखा, जैसे अल्लाह से कह रही हो बस ये होना बाकी था। वह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते आगे बढ़ी थी। कई बार मुझे आपकी शिकायत मिल चुकी है, लेकिन मैं इग्नोर करता आया हूँ क्योंकि मैं आपकी फैमिली को चाहता हूँ। लेकिन ये क्या हरकत है मिस आरज़ू? अगर आपने नहीं पढ़ना तो घर बैठे यहाँ आकर हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड मत ख़राब करें। प्रिंसिपल भड़क कर बोले। आरज़ू सर झुकाए ज़मीन को तक रही थी। उसे दुनिया जहाँ की बेइज्जती कबूल थी, लेकिन दानियल खान के सामने हुई ज़रा सी इंसल्ट भी उसे कबूल ना थी। देखो दानियल, प्रिंसिपल ने दानियल की जानिब उसका आज का और बाकी के पुराने टेस्ट बढ़ा दिए, जिसे वो लंबीजे देख रहा था। सर प्लीज़ आप किसी और को बुला लेते, ये मेरे वालिद साहब नहीं हैं। दानियल के लबों पर उभरती इस्तसाइया हंसी को देखते आरज़ू प्रिंसिपल को एक नज़र देखते बोली। उसकी इस अचानक बात पर दानियल दांत खिचकाते उसे देखने लगा था। आरज़ू, बिहेव योरसेल्फ। दानियल उसके टेस्ट पर गिरफ्त सख्त करते बोला। आरज़ू ने घूरते हुए उसे देखा। सर प्लीज़ सर, अगर आपने इन्हें मेरे टेस्ट देखने के लिए बुलाया है तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। आरज़ू बामुश्किल नम आंखों में आंसू कैद करते बोली। दानियल सफ़ीर खान की इस्तसाइया मुस्कुराहट अब भी उसका दिल जला रही थी, और आरज़ू की बात सुनते दानियल का खून खोलने लगा था। वो सख्ती से टेस्ट टेबल पर रखते आगे बढ़ा और आरज़ू की बाजू दबोच गया। प्रिंसिपल हैरत इन्हें देख रहे थे। सकलैन साहब, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। दानियल बामुश्किल मुस्कुरा पाया था, वरना जो इज्जत अफजाई आरज़ू दानियल की यहाँ कर चुकी थी उस सिचुएशन में तो दानियल बस आरज़ू खान को यही गाड़ देने का इरादा रखता था। वो इसका बावजूद दबोचे बाहर निकला। क्लासेस होने की वजह से वहाँ स्टूडेंट्स ना होने के बराबर थे। ऑफिस रूम के सामने साथ बने वेटिंग रूम में रातें उसने आरज़ू को पटका। तुम में तमीज़ है आरज़ू खान, या मैं ये समझूँ तुम एक छोटी बच्ची हो जिसे बस अपनी ही करनी होती है हर वक्त? तुम जानती हो तुम क्या बोल रही थी वहाँ? छोटी बच्ची हो क्या? वो गुस्से से मुठियाँ भींचे छोले टपकाती नज़रों से आरज़ू को देखते बोला, जो नम आंखों से उसे देख रही थी। तो किसने कहा था यहाँ आने को? मैंने कहा था मत आया करें वहाँ जहाँ मैं होती हूँ। क्यों हंस रहे थे आप? गुस्से से बोलते बोलते आरज़ू की आंखों से आंसू फिसल कर उसके चेहरे पर गिरने लगे थे। वो बार बार पलकें झपकाने लगी। दानियल ने लपशक्ति से एक दूसरे में प्रविष्ट किए थे। दफ़ा हो जाए यहाँ से। तमीज़ से बोल दिया कि दफ़ा हो जाए। वो लबीजे सूसू करते बोली। दानियल आंखें नीचे गुस्सा काबू करने की कोशिश करने लगा था। किसने कहा था तुम्हें साइंस रखने को? हाँ, जब पढ़ा ही नहीं जाता तुमसे? दानियल सख्ती से बोला। आरज़ू ने उसके चेहरे की जानिब देखा। माँ कह रही थी साइंस आसान है। मुझे क्या पता था? मुझसे नहीं पढ़ा जाता, मुझे नहीं पढ़ना।
वो रोते हुए बोली। उसकी गहरी हेज़ल आँखों में अजीब सा तबस्सुम था। तीखी नाक फैलाते वो सर को नफ़ी में हिलाते बोली थी, दानियल ज़ेरे लब मुस्कुरा क्या। ये पहली बार था जब दानियल फ़िर खान आरज़ू खान की वजह से मुस्कुरा पाया था। पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा आरज़ू खान, अपना ये दिमाग पढ़ाई में लगाओ तो ज़्यादा बेहतर है। हर वक्त शरारतों और ज़बान दराज़ी में लगाती हो। वो इसके माथे के वसत में अपनी उंगली रखते बोला। आरज़ू ने चौंक कर उसे देखा। वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। दानियल ने अपनी उंगली उठाई और बाहर निकल गया। आरज़ू ने उसकी पुश्त को घूरा। तुम क्लास में जाओ, मैं प्रिंसिपल से बात कर लेता हूँ। वो पलट कर उसे देखते बोला। आरज़ू इस खामोशी से वहाँ से निकल गई और क्लास की जानिब बढ़ गई, जबकि दानियल प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ। मैम गाड़ी में बैठ जाएं। हैरी गाड़ी का दरवाज़ा खोले बोला। माहा ने सहमती नज़रों से ब्लैक गाड़ी को देखा और 2 कदम पीछे हट गई। नहीं, मुझे नहीं जाना, माहा नफ़ी में सर हिलाते बोली। उसकी आंखों में खौफ फैलने लगा। मैम प्लीज़ गाड़ी में बैठ जाएं, सर ने भेजी है गाड़ी। हैरी सर झुकाकर एक मरतबा फिर से बोला। माहा ने नफ़ी में सर हिलाया और आगे की जानिब बढ़ गई। कम ऑन बटरफ्लाई, गाड़ी में बैठो वरना। मोबाइल पर उभरते मैसेज ने माहा की रूह को झंझोड़ा था। उसकी आंखों में नमी फैल गई और चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था। मैम प्लीज़, हैरी ने एक बार फिर से कहा था। माहा लड़ते वजूद के साथ गाड़ी में बैठ गई। उसकी हथेलियाँ पसीने से तर हुई, माथे पर भी पसीने के कतरे नमदार हुए। कहाँ ले जा रहे हो? माहा नम आंखों से लड़खड़ाते लहजे समेत बोली थी। हैरी खामोश रहा और फिर सारे रास्ते माहा पूछती आई, चीखती आई, लेकिन कोई भी कुछ ना बोला था। थका हार कर माहा रोने लगी थी। इसकी सिसकियाँ गाड़ी में गूंजने लगी थी। गाड़ी एक आलीशान घर के सामने रुकी थी। हैरी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। माहा खौफ से सहमते गाड़ी से उतरी। उसका दिल किया यहाँ से भाग जाए। हर जगह आदमी आदमी थे जो गन और राइफल से लबरेज खड़े थे। माहा खौफ से आगे बढ़ी। उसके कदम आगे बढ़ने से इनकारी हो रहे थे। घर में दाखिल होते उसने सामने सोफे पर बड़े जवान शख्स को देखा। वही हुलिया, वही हौलनाक खुलेगा। माहा 2 कदम पीछे हुई। वो उल्टे कदमों वहाँ से भाग जाना चाहती थी। कोशिश भी मत करना बटरफ्लाई उठने की, वरना मैं तुम समेत सबके पर काट दूंगा। वैसे भी आज हमारा निकाह है, मतलब खास दिन। अलेक्जेंडर हाथों को बाहें जोड़े बोला। माहा ने कपकपाते वजूद से उसे देखा। ये इतना मेरे मुँह से कुछ सुनने वाला था। जलील इंसान था ना ये इतना। मैंने ऐसा हीरो नहीं देखा। लाइक ना दरमियान में ना होल के ना दरमियान में आते आते चलो राइटर करवा देती हैं हीरो को हीरोइन से मोहब्बत, लेकिन ये एंड की 2 एपिसोड से पहले उससे मोहब्बत करता है। एंड की आई थिंक सेकंड लास्ट एपिसोड में भी पता नहीं ऐसी कुछ, हाँ सेकंड लास्ट में भी ये ना उसे लाइक वैसे ही हॉस्पिटल में छोड़ के आ जाता है। इतना बदतमीज़ है ये। जाओ उस रूम में, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ऐसे मेरी फ्रेंड करती है एक। वो एक कमरे की तरफ इशारा करते बोला। माहा ने नफ़ी में से हिलाया था। भाई मुझे पता है, आनी खाला को कहते हैं, क्योंकि मुझे भी कोई बुलाता था। उस टाइम मैं सिर्फ 5वीं क्लास में पढ़ती थी जब मुझे कोई बुलाता था, लेकिन ना मेरी कज़िन की बेटी, तो मुझे इस चीज़ का पता है। और मुझे बाद में वो रिश्ता भी समझ आ गया था उस नावल में, मुझसे बताया नहीं गया और वही रोला उठा लिया आप लोगों ने कमेंट में। कमरे में जाओ बटरफ्लाई, वो सरतरीन लहजे में बोला। माहा लड़खड़ाते कदमों से इस कमरे में चली गई। उसे अपना दिमाग माऊफ होता महसूस हुआ था। ठीक 2 मिनट बाद ही वो कुछ आदमियों के लिए अंदर दाखिल हुआ। माहा के सर पर वो ब्लैक शाल थी जो उसने थोड़ी देर पहले कंधों पर फैलाई हुई थी। काश वो आज असाइनमेंट जमा करवाने यूनिवर्सिटी आती ही ना, और अगर वो घर आ जाता या वो वाकई किसी को मार देता। माहा दिलो जान से काँपी थी। काजी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया, जबकि माहा खां तो वो तो सुन होते दिमाग के साथ वहाँ मौजूद थी। उसका जहन खाली था। उसने खाली जहन के साथ अलेक्जेंडर को कबूल किया था और फिर काजी साहब ने अलेक्जेंडर से भी पूछा, जिसने ऐसे जवाब दिया जैसे एहसान करा वो माहा जमशेद खान पर। काजी साहब कासम बाकी आदमी वहाँ से चले गए। माहा गुमसुम बैठी थी। पता ही न चला कब आंखों से आंसू बहने लगे। होश तो तब आया जब एक सुलगती लिमिस ने उसके चेहरे को छुआ था। वो गहरा सांस भरते उसे देखने लगी। जो लोगों से उसके आंसू चुन गया था। माहा की आंखों में खौफ फैल गया। वो पीछे की जानिब खिसकी। रो क्यों रही हो? हाँ, अब से तुम वही करना जो मैं कहूँगा और ज़्यादा सवाल जवाब मत करना, मुझे पसंद नहीं। वो उंगली उठाते बोला। माहा लब भींच के, मुझे घर जाना है। वो रोते हुए बोली। इसे लगा पल में उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, वो तबाह हो गई है। सामने बैठे शख्स ने सर से हैट उतारी। माहा ने पहली बार उसके चेहरे को देखा। हेज़ल ग्रीन आंखें, अनाबी स्यालब, बिखरे बाल, मगरूर नाक, बिलाशुबा वो हसीन था इन शॉर्ट। और वह ठीक करता था। जो आंखों को छुपा कर रखता था, वो आंखें किसी का भी चैन करार लूट सकती थी। वो साकित सी हो गई। बटरफ्लाई इतनी जल्दी है मुझसे दूर जाने की? वो लबों पर साइड स्माइल रखते बोला। और माहा ने जैसे कमरे में तिलिस्म उतरते पाया था, वो लबों पर खींची मुस्कुराहट से हरताड़ी करती थी। निकाह मुबारक। उसके कमर में हाथ डालते वो साकिन तास में बैठी माहा को अपनी जानिब खींचते बोला। माहा ने अपनी कमर पर उसकी उंगलियां पविस्त होते देखी थी। मुझे घर जाना है। तिलिस्म टूट गया। माहा को वो कोई हैवान लग रहा था जिसके साए तले माहा खान कैद थी। वो अटकते लहजे में बोली। ओके, इधर शीन 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 लाइक ऐसे करके।
अब वो महा खान के लबों पर अपनी उंगली जमाते चेहरा उसके चेहरे के करीब करके महा सांस रोक गई थी। तुमने कहा था ना मैं तुम्हें छू। वो उसकी गिरफ्त में मचल कर रह गई थी। ओके। वो उससे दूर होते उसे देखते एक आंख दबा गया। माहा गहरे सांस पर तीसरे शिशरत चेहरे से देख रही थी। उसने अलेक्जेंडर से ऐसे फेल की तवक्का नहीं की थी। अब आते हैं बदले की तरफ। वो अपने लबों पर आए माहा के लबों के खून को अंगूठे से साफ करते बोला। एकदम उसके चेहरे पर सर्द तासर छा के माहा की आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगा था। पहला झटका मिलेगा तुम्हारी इस माँ को। वो लब दबाए बोला। हमेशा तो बदला बाप से होता है ना। माहा ने रोते हुए नफ़ी में सिर हिलाया था जब अलेक्जेंडर ने बुरी तरह उसका बाजू खींचते उसे उठाया। नहीं प्लीज़, माहा सिसकती हुई बोली। अलेक्जेंडर ने पलट कर उसे देखा। मैं जो कहूँगा वो करोगी। वो ज़रा झुकते बोला। माहा की हाइट उसे कई दर्जे कम थी। उसकी हेज़ल ग्रीन आंखों में वहशत दौड़ गई। माहा रोते हुए इस बात पर सिर हिला की। गुड गर्ल माई लिटिल बटरफ्लाई। वो मुस्कुरा कर बोला, लेकिन उसकी मुस्कुराहट भी उसकी तरह सर्द थी। ओके, घर जाओ और फिर घर पहुँच मुझे मैसेज कर देना। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। इकलौती बीवी हो तुम मेरी। सबकी इकलौती होती है। कोई बेवकूफ़ होते हैं जिनकी दो होती हैं और फिर फंस जाते हैं। जिनकी बहन में हमारी सिस्टर जाती थी ना, उन्होंने दो मैरिज की थी। कहते हैं ना मैं सऊदीया जा सकता ना मैं पाकिस्तान आ सकता हूँ। वो इकलौती पर जोर देते बोला। उसके कंधे पर हाथ जमाते वो मुस्कुराया था। माँ हौले से लट्स की बैकबोन में सरसराहट सी दौड़ के जाओ। हैरी तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देगा, वहाँ से तुम घर जाना। वो सिगार कोट से निकाले उसे सुलगाते बोला। माँ वहाँ से पलट गई। वो बस किसी तरह वहाँ से निकल जाना चाहती थी, जबकि अलेक्जेंडर के लोगों पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था उसके इरादे खतरनाक थे। शादी की तैयारियां रूज पर थी। कल आरजू के कॉलेज में भी कंपटीशन स्टार्ट होने वाले थे। वो उदासी चेहरे पर सजाए घर लौटी थी। सबकी शॉपिंग मुकम्मल थी सिवाय महा और आरजू के, जिन्हें दानियल ने लेकर जाना था। आगा जानी आप क्या बोल रहे हैं? दानियल एकदम उठते बोला। आगा जी ने सख्ती से उसे बैठने का इशारा किया। वल्लभ नीचे बैठ गया। तुम जानते हो इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। दानियल तुम आरजू से निकाह कर लो, वैसे भी शादी तो तुम्हें करनी ही है। अब आगा जी संजीदगी से बोले। दानियल ने बाप को देखा जो खामोश बैठे थे, जिसका साफ मतलब था वो इस फैसले पर राजी थे। आगा जान वो बददिमाग लड़की है, ना उसमें तमीज़ है ना पहनने का ढंग। उसे बस अपनी करनी होती है। मेरा उसके साथ गुजारा मुश्किल है। दानियल मुठियाँ बीजे बोला। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा दानियल, वो सब समझ जाएगी। तुम जानते हो उसकी ज़िंदगी पर खतरा है। आगा जी उसे समझाने के इसी अंदाज में बोले। दानियल से अपने बीच क्या आरजू खान से शादी? उफ, वो तो मर कर दोबारा जिंदा हो जाता तब भी ऐसे ना सोचता। दानियल मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं शहीर से वादा कर चुका हूँ तुम आरजू का ख्याल रखोगे। आगा जी यासित से बोले। दानियल ने सर हाथों में गिराया था। वो क्या करता उस लड़की का जो उससे बदले लेती थी। दानियल सफ़ीर खान और आरजू खान बहुत अलग थे। वो दोनों इकट्ठे हरगिज़ नहीं रह सकते थे। ठीक है आगा जान, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे निकाह के साथ ही रुखसती चाहिए। मेरे और आरजू के मामला में कोई नहीं बोलेगा, ना मैं किसी को जवाब दूँगा। मोटे लहजे में बोला तो आगा जी मुस्कुरा उठे। हमें मंजूर है। वो मुस्कुरा कर बोले तो दानियल वहाँ से उठते बाहर निकल गया। बाबा आपको क्या लगता है इस तरह आरजू महफूज रहेगी? तब से खामोश बैठे जमशेद साहब ने किसी सोच के तहत कहा। हाँ मुझे यकीन है जमशेद, दानियल कभी अपनी इज्जत पर आँच नहीं आने देगा। आगा जी अटल अंदाज में बोले थे। आज दोनों भाइयों ने इस बात में सिर हिलाया ये जाने बगैर कि अगर आरजू खान ही ना मानी तो। यार वो देखो कितना हैंडसम लड़का है, मरवा चहक कर बोली। आरजू ने आंखें छोटी करते उसे देखा। शर्म हया कर लो बदतमीज़। उसने लड़के की जानिब एक नज़र डाली। वो वाकई गुड लुकिंग था। आज उनके कॉलेज में मुकाबलों का पहला दिन था, जहाँ आज मुख्तलिफ मौजू पर तकरीर होनी थी। अब बस करो, ऐसे मत घूरो उसे। आरजू उसका बाजू खींचते चलने लगी थी। मरवा ने बुरा सा मुँह बनाया था जब उन लड़कों के पास से गुजरते आरजू का बैलेंस पाँव के नीचे आने वाली प्लास्टिक की वाटर बोतल से बिगड़ा और वह ज़मीन बोस होती इससे पहले उस लड़के ने उसे थाम लिया था, जिसके बारे में वो दोनों कुछ देर पहले बातें कर रही थी। आज आरजू शिद्दत से आंखें मीच गई थी नीचे गिरने के खौफ की वजह से, जबकि मरवा मुंह पर हाथ जमाए हैरत से इन्हें देख रही थी। कई स्टूडेंट्स भी हैरत से इन्हें उस अंदाज में देखने लगे। फिर दबी दबी हंसी उनके चेहरों पर उभरी। आप ठीक हैं? लाजमी वाटर बोतल लाइक ना भरी होगी पानी से, क्योंकि अगर खाली होती ना तो वो तो पिचक ही जानी थी। उस लड़के ने आरजू को सीधा करते उसके कंधों पर हाथ रखते इस्तफसार किया था। आरजू ने आंखें खोले तेज़ होती धड़कन के साथ उसे देखा। जी। वो पहली बार लड़खड़ा गई थी, शायद इतने लोगों की खुद पर जमी नज़रों के पास या ज़मीन पर गिर जाने के डर से। लड़के ने मुस्कुरा कर उसे देखा। ध्यान से मिस। वो थोड़ा आगे झुकते बोला। आरजू खान लब बीच गई। अब वहाँ से कई स्टूडेंट्स जा चुके थे। मरवा हंसी दबाते उसे वहाँ से ले गई, जबकि पीछे से लड़की ने मायनी खेज नज़रों से आरजू की पुश्त को देखा था। पै गया रोला। काम हो गया। वो लड़का अपने ग्रुप के
दूसरे लड़कों के पास जाते बोला। जुनैन इस बात में से हिलाया। गुड। अब आएगा मज़ा। वह 4 लड़के हंसे और वहाँ से चले गए। मरवा ने आरजू की बाजू को टोका दिया था। क्या फिल्मी सीन बना यार, मरवा हंसते हुए बोली, जबकि आरजू ने इसे आंखें दिखाई थी। मैं घर जा रही हूँ, मुझे शॉपिंग पर जाना है। आरजू मुंह बनाती आगे को बढ़ गई और अब कॉलेज गेट क्रॉस करते जाकर गाड़ी में बैठ गई, जहाँ महा डरे सहमे सर झुकाए बैठी थी। आरजू को वो कुछ दिनों से अजीब ही लग रही थी। ना ठीक से खा रही थी, ना ही कोई बात उससे शेयर कर रही थी। बल्कि जब 1-2 बार आरजू से मिलने आई तब भी महा ने उसे कमरे से निकाल दिया था। आरजू ने खामोशी से गाड़ी ड्राइव करते दानियल को देखा। उसे बेसाख्ता कुछ दिन पहले वाला वो मोमेंट याद आया था। दिल की धड़कनें एकदम ही बढ़ गई। वो सर झटक गई। कौन सा मोमेंट? अच्छा, कुछ देर पहले वाला। अच्छा, वो लड़के के साथ जो था। ये सूट नहीं करेगा तुम पर बटरफ्लाई। महा ने चौंक कर आसपास देखा था। वो बाजू सीने पर बांधे दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। महा की आंखों में खौफ लपका और ड्रेस हाथ से छूटता जमीन पर गिर गया। वो वाला, उसमें तुम भला की हसीन लगोगी, आई से। वो ऑरेंज और ब्लैक कंट्रास्ट की नेट की फ्रॉक की जानिब इशारा करते बोला। महा ने पीछे की जानिब कदम बढ़ाए थे, जहाँ शॉप की दूसरी जानिब आरजू अपनी शॉपिंग करी थी। भागने की कोशिश बेकार है, चलो ड्रेस लो, मुझे तुम्हें इसमें देखना है। वो लब दबा कर बोला। उसकी हेजल ग्रीन आंखों में चमक उभर गई। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें बटरफ्लाई? ड्रेस लो। इस मरतबा वो ज़रा सा गुस्से से बोला था। महा ने फ़ौरन कांपते हाथों से वो ड्रेस उठा दी। गले में गिल्टी सी उभर कर मधूम हुई थी। महा। आरजू ने महा के कंधे पर हाथ जमाया। महा ने चौंक कर उसे देखा था। महा का जिस्म कपकपा उठा। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? यहाँ गुमसुम क्यों खड़ी हो? आरजू ने चौंकते हुए पूछा। महा ने पलट कर देखा, वहाँ अब कोई नहीं था। दिल के तहखानों में खौफ कुंडली मारे बैठ गया था। वह शख्स क्या वाकई कोई बुला था, जो पल में नजर आता पल में गायब हो जाता था? कुछ नहीं, चलो चलें, मेरी शॉपिंग हो गई है। महा ने ड्रेस लेते आरजू से कहा, जो हुंकारा भरते बाहर निकली। जहाँ दानियल इन लोगों का इंतजार कर रहा था, इन्हें आता देख वो चलने लगा था। आरजू भी अपने बैग संभालती चल रही थी, जबकि महा भी गायब दमाकी से इधर उधर देखते चल रही थी। जब एक पिलर के पास उसे फिर से अलेक्जेंडर नजर आया था, महा की आंखें खौफ से फैल गई। वो तेजी से आरजू के साथ होती चलने लगी थी। टांगों से जान जैसे निकलती महसूस हो रही थी। ओफ अल्लाह, क्या मुसीबत है पढ़ना। आरजू सर पकड़े बोली। और वो लोग कुछ देर पहले ही घर पहुंचे थे। दानियल तो ऑफिस वापस चला गया था, जबकि महा रूम में थी। इधर आरजू किताबों में सर दिए बैठी थी। या खुदा, मेरी भी शादी करवा दे, कम से कम इस पढ़ाई से मेरी जान छूट जाएगी। ला हौला वला कुव्वता। आरजू सर ऊपर उठाए दुआ करते बोली। लीजे उसे देखते हंसती, जबकि आयशा ने उसे घूर कर देखा। बाजी जी, अगर आपके शोहर ने कहा कि आपको पढ़ना है तो। आली सोफे पर बैठते बोला तो आरजू ने गुस्से से दांत पीसते उसे घुरा। मनहूस मारे, जब भी बोलते हो गलत ही बोलते हो। आरजू हंकारा भरते बोली। आली कंधे झुका गया। आपको शादी करनी है? आगा जी की आवाज़ पर आरजू ने ज़बान दांतों तले दबाकर पीछे की जानिब देखा। वहाँ बैठे कई लोगों के चेहरों पर साया सा लहराए, शायद अगले लम्हे का सोच कर। प्लीज़ ऐसी बात ना करना, घर में वहेला मच जाना है। रुखसार बेगम, नूर बेगम, सफ़िया बेगम और सफ़ीर साहब भी वहाँ चले आए थे। नहीं वो आगा जान, मैं तो बस। आरजू किताब टेबल पर ही रखते खुद उठते शर्मिंदगी से बोली। आगा जान ने उसे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। वो सर झुकाए चलती उनके पास सोफे पर टिक गई। वैसे मैं यही बताने आया हूँ, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, तुम्हारा इंटर क्लियर करने के बाद। आगा जी उसके सर पर हाथ रखते बोले। आरजू का दिल तेज़ी से धड़का था, जबकि बाकी सब खामोशी से उसे देख रहे थे। जानना चाहोगी किसके साथ? आगा जी फिर से गोया हुए। आरजू ने नज़र उठा कर इन्हें देखा। दानियल के साथ। इत्थे रख। आगा जी मुस्कुरा कर बोले। कमरे से बाहर निकलती महा ने ये सुनते लम्हों पर हाथ जमा लिए, जबकि लीजे भी मुंह खोले आरजू के रफ्ता रफ्ता सुरख पड़ते चेहरे को देखने लगी, जहाँ अब मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि वहाँ एक हैरत का जहाँ आबाद था। दानियल? हैरत की इंतहा को पहुँचते उसके लबों से आज़ाद हुआ वो लब भींच गई। हाँ दानियल, हम सबका यही फैसला है। आगा जी आरजू के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखे बगैर फिर से बोले। आरजू खान यकदम उठ खड़ी हुई। रुखसार बेगम ने परेशानी से बेटी को देखा और यही हाल बाकी सबका भी था। आगा जान, मुझे आपके हर फैसले की इज्जत है, लेकिन ये नहीं, मैं दानियल से शादी नहीं करना चाहती। अगर आप मेरी शादी किसी राह चलते फ़कीर से भी तय कर देते तो मैं कर लेती, लेकिन दानियल सफ़ीर खान, हरगिज़ नहीं, कभी भी नहीं। वल्लभ बीजे बोली। उसका चेहरा ज़ब्त करने के बावजूद सिरक पड़ रहा था। उसकी बात सुनते आगा जी ने तेवरी चढ़ाई। क्यों, आखिर क्या मसला है दानियल में? और दूसरी बात, लड़कियां यूं मुँह उठाकर अपनी शादी के बारे में नहीं बोलती। पहले तो जब उसने बोला था बड़े खुश हो के उसके सर में हाथ रख रहे थे। हैं अपने मतलब की बात आई। आगा जी सोफे से उठते रोबदार लहजे में बोले तो आरजू ज़बत से सर झुका कि आगा जान, बेशक लड़कियों को वो शादी मौत लग रही हो, आप जानते हैं दानियल सफ़ीर खान और आरजू खान से के दो अलग पहलू हैं, और वैसे भी दानियल खुद भी नहीं मानेगा। आरजू सर झुकाए बोली। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई थी, दिल बंद होने लगा। वो मान गया है आरजू, और अब मैं चाहता हूँ तुम भी मान जाओ, वरना मुझसे यहाँ घर के किसी अफराद से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। मुझे शाम तक तुम्हारा फैसला चाहिए।
आगा जी गुस्से से वहाँ से चले गए। उनके जाते ही सफ़ीर साहब उसके पीछे गए जबकि रुखसार बेगम आरजू तक आई थी। क्या खराबी है दानियल में आरजू, और किस तरह तुम ज़बान दराजी करी थी आगा जान के सामने। रुखसार बेगम उसका कंधा जकड़े उसका रुख अपनी जानिब करती सख्त गुस्से में बोली थी। मामा क्या ये काफ़ी नहीं है कि आरजू खान दानियल खान को पसंद नहीं करती? जहर लगता है वो मुझे। वह नज़रें ऊपर उठाते बोली। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी जिनमें नमकीन पानी तैर रहा था। वो आंखें रगड़ती बाहर निकली थी। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में ही निकल गई थी बगैर शाल। ये टेस्ट याद करने के चक्कर में उसने चेंज भी नहीं किया था और अब उसके गले में बस एक पट्टी थी। रुखसार बेगम ने याद से उसकी पुश्त को घूरा। खान बाबा दानियल के ऑफिस चले। वो आंसू जब्त करती बोली। खान बाबा सर झुकाते गाड़ी में बैठ गए। फिर सारे रास्ते आरजू ने खुद को मजबूत बनाने के जतन किए थे। ना ही अब उसकी आंखों में आंसू थे और ना ही वो इन्हें लाना चाहती थी। आपकी हिम्मत कैसी इस रिश्ते पर हामी भरने की? मुठियाँ पीछे वो मीटिंग रूम के दरवाजे को धड़ाम से खोले अंदर दाखिल होते बगैर किसी का लिहाज किए चीखी थी। मीटिंग रूम में बैठे 4 अफराद ने चुंबे से इस लड़की को देखा जबकि दानियल सफ़ीर खान का चेहरा धुआं धुआं हुआ था। आरजू बाहर जाओ। वो बाकी सबके चेहरों पर दबी दबी हंसी देखते बामुश्किल गुस्सा काबू करते बोला, वरना अभी आरजू खान उसके हाथों से ज़ाया हो जाती। क्यों बाहर जाऊँ मैं? मुझे बताओ किसकी मर्ज़ी से आपने रिश्ते पर हामी भरी है? मुझे आपसे शादी नहीं करनी, समझे आप? वो बगैर लिहाज किए इसके करीब जाते बोली। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था जबकि इसे कॉलेज यूनिफॉर्म में देखे दानियल सफ़ीर खान का खून खोल उठा क्योंकि वह दुपट्टे को गले में पट्टी बनाए डाले हुए थी और इसके वजूद पर उसके अलावा कुछ भी नहीं था। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा बददिमाग लड़की, दफ़ा हो जाए यहाँ से। वह टेबल से सारी फाइल नीचे गिराता शदीद गुस्से में फंकारा कि आरजू थोड़े खौफ के ज़रिए असर पीछे को उछली। दानियल रिलैक्स। मिराज ने दानियल का कंधा जकड़े उसका ध्यान क्लाइंट की तरफ किया था जो ये सब आंखें फाड़े देख रहे थे। मिराज इन्हें लेकर बाहर जाओ, वहाँ इन्हें सब एक्सप्लेन करो। दानियल कहर ढाते लहजे में मिराज से बोला था जबकि उसकी सर्च फाक नज़र आरजू के चेहरे पर थी। मिराज क्लाइंट को वहाँ से ले गया और आरजू खुद को और दानियल सफ़ीर खान को अकेले कमरे में देखा अपने यहाँ आने को गलती मान रही थी। अब पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। वो पीछे की जानिब कदम उठाने लगी थी क्योंकि मुकाबल शख्स किसी हैवान की तरह से घूर रहा था। शाल कहाँ है तुम्हारी? एक जिस्म उस तक चाहते हुए उसका चेहरा दबोचे घुराया था। शायद शदीद गुस्से के तहत दानियल के हाथों में इर्ताश बरपा था। आरजू का वजूद कपकपा उठा था। अगर मेरे हाथ बंधे ना होते आरजू तो भी मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके चील कौवों को खिला देता। इसका चेहरा झटकते हुए दीवार पर हाथ मारते वहशत से लबरेज आंखों से इसे देखते बोला था। क्या इज्जत रह गई थी इसकी उस कीन क्लाइंट के सामने जिसकी कंपनी से डील करने को तरस रहे थे और अब दानियल सफ़ीर खान को कैसे देख रहे थे। मुझे नहीं करनी आपसे शादी, मना करे जाकर। आरजू लब्बी जवान फिर से गोया हुई। इसकी चलती ज़बान पर दानियल सफ़ीर खान ने लहूरंग नज़रों से इसे देखा। शट अप डैम इट, जस्ट शट अप। मैं भी तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा वरना तुम जैसी इमेच्योर लड़की से शादी करने को मैं मर नहीं रहा। पता नहीं आगा जाने मेरे सर पर यह मुसीबत क्यों दी है। मुझे हंसी आ रही। गुस्से की वजह से दानियल की सांसें भारी हो रही थी, चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने सिलकती कनपट्टियों समेत सामने खड़ी आरजू को देखा। मुझे भी कोई शौक नहीं आप जैसे बोरिंग इंसान के साथ रहने का। पता नहीं खुद को तो रमखान समझते हैं। आप जैसे मर्द सिर्फ दूसरों पर हुक्म चलाना जानते हैं। अंदर सब कितने कमज़ोर हैं मैं अच्छे से जानती हूँ। जाहल कहीं के। ज़्यादा ही हो गया है, हकारत से बोली। उसकी आंखों में उभरती हकारत के साथ नखूत ने दानियल सफ़ीर खान को जैसे शशरत कर दिया था। शशदर आएगा आई थिंक। मुझे बताएं दाल आएगा करे। वह कैसे कैसे लकाबात दे रही थी उसकी ज़ात को। मतलब एक दूसरे में तविस्त कर गया मगर लहूरंग आँखें उसकी हेज़ल आंखों में गाड़ी हुई थी। क्या बकवास की है तुमने? वो इसकी जानिब कदम बढ़ाते बोला। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, चेहरा तंसा गया। आरजू पीछे की जानिब कदम लेने लगी। यही कि आप जाहिल इंसान हैं, अपनी मर्जी थोपनी होती है, बस बड़े कज़िन होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मुझ पर नज़र रखी आपने, घटिया इंसान। आरजू का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था मगर ज़बान अब भी चल रही थी। चटाख चल पैर का थप्पड़। कितने जाऊँ मैं। एक ज़ोरदार थप्पड़ ने आरजू का गाल दहका दिया। वो फटी फटी नज़रों से सामने मुठियाँ बीजे शख्स को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू जारी होते ज़मीन पर गिरने लगे थे। शायद ये जवाब बेहतर था तुम्हारे लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे करैक्टर पर ऐसे अल्फाज कसने की? वो दांत कचकाते बोला। इसके लफ्ज़ों से जैसे जहर उगल रहा था और आरजू दहकते गाल पर हाथ रखे रोते हुए उसे देख रही थी। ओके तो थप्पड़ को मैं क्या कहूँ, मेरे ख्याल में नहीं पढ़ना चाहिए था ज़्यादा। मतलब ना 50-50 था, नहीं भी पढ़ता तो चल जाता था। खान बाबा, दानियल चीखा जब बाहर से खान बाबा सर झुकाए अंदर दाखिल हुए। ले जाएं इसे घर वापस अब से, और इसी वक्त से ये घर से बाहर ना निकले। इसे कोई भी ड्राइवर कहीं भी लेकर नहीं जाएगा। दानियल ने चीखते
शदीद तेज में हुक्म सादर किया और आरजू के गंग चेहरे को नज़रअंदाज करते इसका बाजू बच्चे से दरवाजे की जाने फेंका था। खान बाबा आरजू को वहाँ से ले गए थे और पीछे दानियल ने पूरे मीटिंग रूम का सत्यानाश करते हर चीज़ जमीन पर पटक डाली थी। वो एक चेयर पर सर पकड़े बैठ गया था, दिमाग भट्टी की तरह फंक रहा था। क्या फ़ैसला किया है तुमने फिर आरजू खान? आगा जी रूखे लहजे में बोले। वो सब इस वक्त हाल में मौजूद थे। आरजू खान लब पीछे वहाँ खड़ी थी जबकि बाकी सब सोफे पर टिके थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मुजरिम हो और बाकी सब जज जिसे कोई सजा सुनाने वाले हों। आरजू खान ने नज़र उठाकर देखा और फिर हाथ जोड़े ज़मीन पर नज़र जमाए बैठा था। वो भी सॉरी हाथ जोड़े ज़मीन पर नज़र जमाए बैठा था। आरजू के गाल पर अब भी निशान था। ऑफिस से आते ही वो रूम में बंद होकर खूब रोई थी, लेकिन किसी ने 20 मिनट पर उसे मनाने की कोशिश नहीं की थी। आरजू बोलो, आगा जी कुछ पूछ रहे हैं? रुखसार बेगम ने इल्तिजाई अंदाज में बेटी को देखा। वो हेजल सुरख आंखों से उन सबको देख रही थी। उसने एक गहरा सांस लिया। नहीं, मुझे दानियल सफ़ीर खान मंजूर नहीं। बात ख़त्म। वह सर उठाकर बोली। दानियल ने नज़र उठाकर उसके खुद से अंदाज को देखा। वो जबड़े बीच गया। वो लड़की उसे रिजेक्ट कर रही थी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है आरजू? आगा जी जबत से बोले। रुखसार बेगम ने आंखों में नमी लिए उसे देखा जब सब लोग पिन ड्रॉप साइलेंट की तरह वहाँ खामोश बैठे थे। जी आगा जान, ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे दानियल से शादी नहीं करनी। मुझे आपके हर फैसले की इज्जत है। बस खामोश हो जाओ लड़की। आगा जी ने हाथ खड़ा करते उसे खामोश करवा दिया। आरजू ने नम आंखों से उन्हें देखा। आगा जी गुस्से से खड़े हुए थे। ठीक है, अगर तुमने यही फैसला किया है तो हम में से किसी को इतराज़ नहीं। आयशा और मिराज की शादी के 1 हफ्ते बाद हम दानियल और माह का निकाह करेंगे। चल नो, नहीं बहस को लिया इधर। वैसे बहस नहीं कहते, कुछ और कहते हैं। आपको उसकी समझ नहीं आनी थी, लेकिन ये नया ही महाज खुल गया है। और इसी दिन तुम सुफियान लीजे का शौहर के साथ अमेरिका चली जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। आगा जी गिरखत लहजे में बोले। उनकी बात सुनते जहाँ बाकी सब दंग थे, वहीं माँ को सांप सूख गया था। वो सुन होते जहन के साथ उनकी बातें सुनने लगी थी। मेरे किसी फैसले से किसी को इतराज़ है तो वो भी आरजू के साथ यहाँ से जा सकता है। आगा जी ने बैक वक्त लब्बी जदानल और शिशदर चेहरा लिए माँ को देखते कहा। 2 पल वहाँ ठहरने के बाद वो वहाँ से चले गए, जबकि आरजू ने नम आंखों से दानियल को देखा और दानियल सफ़ीर खान ने नफरत से आरजू को। माँ लब्बी आंसू का गला घोंटते वहाँ से उठकर कमरे में बंद होगी। वो अब क्या करती, वो किस तरह सबको बताती? उसका निकाह तो पहले से हो चुका था। ऐसे में निकाह पर निकाह उसके लिए जायज़ नहीं था। वो मुंह पर हाथ रखते रोने लगी थी, वरना आज खान मेंशन में माँ की चीखें गूंजती। रफ्ता रफ्ता आरजू को वहीं छोड़े सब वहाँ से चले गए। हत्ता के रुखसार बेगम भी। अब वहाँ दानियल सफ़ीर खान और आरजू खान ही बचे थे। तुम जैसे कमअकल लड़कियों के हिस्से में खसारे ही आते हैं। वो उठते हुए आरजू की पिष्ट को देखते बोला। आरजू ने पलट कर उसे देखा। अगर मेरा फ़ायदा आप है दानियल सफ़ीर खान, तो यकीन माने मुझे खसारा कबूल है। वह किसकी तरफ ज़बत से बोली थी। अपनी ज़बत पर तो आज आरजू खान खुद भी हैरान थी। आगा जान के फैसले को वो इनकार नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर वो दानियल खान से शादी करती तो शायद वो सारी ज़िंदगी पछताती ही रहती। दानियल आंखों में गुस्सा भरे वहाँ से लंबे लंबे ढक भरता बाहर निकल गया, जबकि आरजू खान अपने कमरे में चली गई थी। अलेक्जेंडर एक बुरी खबर है। कासिम फिर से दरवाजे के उस पार से बोला। अलेक्जेंडर ने हंकारा भरते आगे बोलने की इजाज़त दी थी। हमारे 4 आदमी पकड़े गए हैं और इन्हें कहाँ पर रखा है उसका पता उस कमिश्नर के पास है। कासिम परेशानी से बोला। अलेक्जेंडर तंजिया हंसा। ठीक है, उसने गोया बात खत्म की थी। अब सकार लबों पर दबाए उसने हाथ में बंदी घड़ी की तरफ देखा जहाँ रात के 12 बज रहे थे। बटरफ्लाई। ठंडी हवा भरते धुएं के साथ उसने वो नाम पुकारा था। फ़ोन उठाते उसने माँ का नंबर डायल करते फ़ोन कान को लगाया। दूसरी जाने माँ घुटनों में सर्दी और रोने में मसरूफ़ थी। फ़ोन पर होती बेल को इग्नोर कर गई। जब मुसलसल बेल होती रही, माँ ने फ़ोन उठा कर देखा। एकदम उसे अपने हाथों में ठंडे पसीने आने लगे थे। बटरफ्लाई, कहाँ थी तुम? वो सर्द आवाज़ में बोला तो माँ ने सिसकी का गला घूंटा। सो रही थी, वो टिकते लहजे में बोला। माँ ने जहन के पर्दों में उसके एक्स को याद किया। अचानक ही वह हेज़ल ग्रीन आंखें माँ को अपने जहन पर सवार होती महसूस हुई। वह सर झटक गई। तुम रो रही थी बटरफ्लाई? क्यों? वो सिगार का धुआं हवा में तहलील करते खोया हुआ। माँ का सांस अटक गया। उसने नज़रें इधर उधर दौड़ाई तो इस्तज़ाया हंस दिया। डोंट वरी, कोई कैमरा फिट नहीं किया मैंने बटरफ्लाई। मुझ पर थोड़ा यकीन करो, मैं तो अभी तुम्हारे घर आया ही नहीं हूँ। अलेक्जेंडर लब दबाए बोला और फिर सिगार नीचे फेंक दी। माँ के गले में गिलती उभर कर मधुम ही। फ़ोन क्यों किया है? माँ अटकते लहजे में बोली। बेशक वो यहाँ नहीं था, लेकिन इसकी सर्द सी आवाज़ ही वहाँ को जकने को काफ़ी थी। बटरफ्लाई, मुझे एक काम था तुमसे। वो मध्यम लहजे में बोला। बिल्कुल राजदाना अंदाज था उसका। माँ चौंकी। क्या? माँ लड़खड़ाते लहजे में बोली। दूसरी जाने वो उठकर अब चहलकदमी करने लगा था। मुझे तुम्हारी तलब हो रही है। याद आ रही है तुम्हारे घर के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उसमें बैठो और मेरे पास आ जाओ। वो आम से लहजे में बोलता माँ की सांस अटका गया। माँ ने हैरत से मुतहिर होती आंखों से मोबाइल कान से हटाकर मोबाइल को देखा। नहीं, मुंदम आंखों से बोली। तो फिर ठीक है, मैं तोहफ़ा कबूल करने को तैयार हूँ। वह तंजिया वहशत भरी मुस्कुराहट लिए बोला। माँ की आंखें खौफ से फैल गई। नहीं प्लीज़, मैं आ रही हूँ।
वो रोते हुए बोली, गुड माई लिटिल बटरफ्लाई। वो सफाकियत से बोलता फ़ोन रख गया। माँ फ़ोन बेड पर फेंकते फूट फूट कर रोती। आंखें टिकती वो कमरे से बाहर निकली। घर में अंधेरे का राज था। वो आहिस्तगी से बाहर निकली तो फिर एक मिनट की ओट में छुपी। वहाँ गार्ड खड़े थे। वो वापस अपने कमरे में आ गई। गार्ड्स हैं, मैं नहीं आ सकती। माँ फ़ोन उठाते उसे कॉल करते बोली। माँ ने शिद्दत से शुक्र अदा किया कि शुक्र अब वो नहीं जा सकेगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 खलास, अब जाओ। वो पुरस्रारी लिए बोला। माँ ने फ़ोन रखते बाहर की जानिब कदम बढ़ाया। जब वो बाहर निकली तो वहाँ सारे गार्ड्स मीन बोस हुए पड़े थे। वो आहिस्तगी से खौफ से लड़ते कदमों से बाहर निकली। जहाँ हेनरी गाड़ी का दरवाज़ा खोले सर झुकाए खड़ा था। माँ सहमती गाड़ी में बैठी थी। हैरी गाड़ी में बैठता, गाड़ी स्टार्ट करता। अब गाड़ी वहाँ से भगा ले गया। माँ सीट पर खाली सीन के साथ बैठी थी। गाड़ी एक घर के आगे रुकी। माँ ने उतर कर देखा, ये वो घर नहीं था जहाँ वो आई थी। ये कोई और ही घर था। माँ थूक निकलती अंदर दाखिल हुई थी। वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। माँ गिरते पड़ते अंदर की जाने बढ़ रही थी। वो गिरते गिरते बची थी क्योंकि अलेक्जेंडर ने उसे थाम लिया था। वो अलेक्जेंडर की बाजू में थी। जब उसने माँ को अपनी जानिब खींचा और इसके चौड़े सीने से आ लगी। खौफ से माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। इतना डर क्यों रही हो बटरफ्लाई? ओह हाँ, मुझसे डर रही हो। वो इसकी गर्दन पर हाथ लपेटे इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते बोला। माँ उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी इस कदर अंधेरे में, लेकिन उसकी तपिश भरी सांसें माँ के चेहरे पर पट्टी उसे दहका रही थी। तुम्हें डरना भी चाहिए बटरफ्लाई। क्या पता मैं इधर ही तुम्हारी जान ले लूँ। बस सर्द लहजे में बोला। उसके होंठ माँ के गाल से मिस हुए थे। क्यों बुलाया है यहाँ? माँ आंखें चिपकाते कुछ देखने की कोशिश करते बोली। अलेक्जेंडर ने उसकी बाजू पर गिरफ्त की। बहुत सवाल पूछती हो तुम। आहिस्तगी से उसके लबों से छूते हुए मध्यम सख्त गंभीर आवाज़ में बोला। माँ लर्ज कर की और दूसरे ही पर अलेक्जेंडर ने उसका बाजू छोड़ दिया और उससे अलग होता उसे झटका दे गया। ओके, यहाँ पे वो चीखी है। माँ के लबों से दिलखराश चीख निकली थी क्योंकि वो नीचे गिरने वाली थी। अलेक्जेंडर ने फ़ौरन से उसका हाथ थामा और वो हवा में ही रुक गई। डरो मत, इतनी आसानी से तुम्हें ज़ाया नहीं करूँगा। वो इसे वापस अपनी जानिब खींच गया। माँ को अपने दिल बंद होता महसूस हुआ था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, अगर अंधेरे में माँ को कुछ नज़र नहीं आ रहा तो अलेक्जेंडर की आंखें उल्लू की हैं जो उसे सारा कुछ नज़र आ रहा है। अलेक्जेंडर ने लाइटर निकालते उसे जलाया। उसके लाइटर से एक धुन निकलना शुरू हुई थी। वो म्यूजिकल लाइटर था। हल्की सर्द रोशनी में वहाँ उसकी सर्द हेजल ग्रीन आंखें देख रही थी। जर्द रोशनी में सॉरी। माँ की लम्हे उसकी आंखों को देखती रही थी। जब अलेक्जेंडर ने आगे बढ़ते उसकी गाल पर नरमी से बोसा दिया। माँ आहिस्तगी से आंखें मीच की। वो मुस्कुराहट चेहरे पर सजा गया। मैंने तुम्हें मारने के लिए यहाँ बुलाया है। उसकी गाल को लबों से मिस करते हुए सफाकियत भरे लहजे में बोलता माँ को सहमा गया। माँ ज़ोर से आंखें मीच की। घर जाना है मुझे। माँ खौफ से बोली। अलेक्जेंडर ने पीछे होकर उसे देखा। लाइटर अपने और इसके दरमियान किया। अब उन दोनों पर रोशनी पड़ रही थी। माँ उसकी आंखों में उतरती सफाकियत को देख रही थी। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हुई थी। जब अलेक्जेंडर ने सख्ती से उसका बाजू दबोचे उसे दीवार में पटक दिया। सच्ची ये मैंने पहले नावल पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे शदीद हैरत होती है। मैं इसको जितनी मर्जी मरतबा पढ़ लूँ मुझे यकीन नहीं आता इसने सच्ची मुच्ची से दीवार में मार दिया था, इस कमबख्त की औलाद ने। माँ को अपना सर घूमता महसूस हुआ था। उसकी आंखों के सामने एकदम वो जर्द रोशनी भी धुंधला गई थी। वो हाथ अलेक्जेंडर की जानिब बढ़ाते नीचे गिरती ज़मीन बोस हुई थी। उसके कानों में आखिरी पड़ने वाली आवाज़ उस म्यूजिकल लाइटर से निकलने वाली धुन की थी और फिर वहाँ के मौत की। उसके सर से खून की एक लकीर फूटी थी। जबकि अलेक्जेंडर माँ के वजूद को एक नज़र देखते, लाइटर बंद करते, पॉकेट में डालते वहाँ से निकलता चला गया। पीछे माँ का वजूद ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। कमिश्नर, मेरे आदमी कब छोड़े हो? अलेक्जेंडर सगाल लबों में दबाए बोला। दूसरी जानिब कमिश्नर जमशेद खान ने शोलाबार नज़रों से फ़ोन को घूरा और ऑफिसर को फ़ोन टैप करने का इशारा किया। मुझे पकड़ने के लिए बच्चों की तरह आप फ़ोन टैप मत करने लग जाना, वरना तुम्हारी एक अदद खूबसूरत बेटी भी है ना। लब पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए पर सुकून लहजे में बोलते जमशेद खान को चौंका गया था। माँ, उनके लबों से बेसाख्ता नाम माँ का नाम निकला तो वो मुस्कुरा उठा था। हाँ हाँ वही, मैंने देखा इसे, बहुत खूबसूरत है वो। और तुम्हें तो पता ही है मुझे लड़कियों का बेहद शौक़ है। अभी भी वो मेरे कब्जे में है। आधे घंटे में मेरे आदमी को छोड़ दो, वरना तुम्हारी बेटी जन्नत नसीब कर जाएगी। अलेक्जेंडर सर्द बर्फीले लहजे में बोला। तुम मुझे डरा नहीं सकते। वो गुर्राए। ठीक है, घर पता करवा लो। वो अब भी सुकून देते लहजे में बोला। जमशेद साहब ने फ़ौरन घर फ़ोन किया था। सफ़िया माँ कहाँ है? वो परेशानी से बोले और फिर उनके माथे पर बलों का जाल बिखर गया। दानियाल, तुम लोग बेहोश सो रहे थे, गार्ड्स कहाँ थे? उन्हें तो तब पता चलता ना जब उसे कोई ज़बरदस्ती लेके जाता।
वो भड़क गए थे क्योंकि वो ड्यूटी पर थे, जबकि बाकी घर वाले सुबह जब उठे तो गार्ड्स बेहोश थे और फिर इधर जमशेद खान के काल ने सबको फिक्र में मुब्तला कर दिया था। छोटे पापा, ये सब किसने किया, आप पूरी बात बताएं। वो गुस्से में जबड़े पीछे बोला, दानियल का खून खोल रहा था। जमशेद साहब के केसेस के बारे में वो कुछ नहीं जानता क्योंकि वो इसका काम नहीं था, लेकिन अब ये सब जिसने भी किया था उसके टुकड़े टुकड़े करने को दिल चाह रहा था दानियल का, क्योंकि उसने इस घर की इज्जत की तरफ आंख उठाई थी। कमिश्नर तसल्ली कर ली, तो ये भी सुन लो, तुम्हारी बेटी बेहोश जख्मी हालत में पड़ी है, न जाने कब तक जिंदा रहे। जल्दी करो, जैसे ही मेरे आदमी मुझ तक पहुंचेंगे तुम्हारी बेटी का पता तुम तक पहुंच जाएगा। अलेक्जेंडर लपीजे बोला, वरना सफिया खान का नाम सुनते उससे उसके अंदर शोले उठे थे, जबकि दानियल फ़ोन से उसकी आवाज़ सुनते मुठियाँ भींच गया। दानियल, होश में रहो, घर पर रहना, मैं माँ को लेकर आता हूँ, फिर सब कुछ बताता हूँ। जमशेद साहब सख्ती से बोलते फ़ोन रख के, और अब अलेक्जेंडर के दिए गए वक्त पर इन्हें उसके आदमियों को छोड़ना था। वो अपनी बेटी को इसमें घसीट नहीं सकते थे। तुम बच्चों के नहीं सॉरी अलेक्जेंडर। जमशेद साहब गुस्से से फंकारे, बेस्ट ऑफ लक कमिश्नर। मुस्तज़ाया हंसते फ़ोन रख किया। कमिश्नर साहब, जमशेद खान ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा था। उसने आहिस्तगी से आंखें खोली थी, सर भारी हो रहा था। खाली जहन से वहाँ ने चंद पल छत को देखा और फिर रोने की आवाज़ पर गर्दन घुमाकर अपनी माँ को, मामा। वो तड़पते सहमते माँ के गोश में छुप गई। एकदम हर चीज़ जहन के पर्दों पर उन्मा होने लगी थी। माँ का हाल खुश्क हुआ, हर कोई वहाँ मौजूद था सवाए आरज़ू खान के। मेरी बच्ची, ठीक हो तुम? माँ के सर के किनारे पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। सफ़िया बेगम आंसू साफ करते माँ का चेहरा ममता से थामे बोली, जो खौफ से सहमी हुई थी, माँ हाँ बेटा, वहाँ कैसे पहुँची आप? जमशेद खान बेड की दूसरी साइड आकर बैठ के हर कोई उसके बोलने का मुंतज़िर था। माँ को लगा जैसे हलक में कांटे उग गए हों। उसे उस लम्हे बोलना सजा लग रहा था। बाबा, मुझे नहीं पता, वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। जमशेद खान ने लब भींच दिए। वो इन्हें सब सच बता देना चाहती थी। वो अपनी माँ के आगोश में जी भर कर रोना चाहती थी, लेकिन अलेक्जेंडर की धमकियों ने माँ का सारा कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दिया था। वो हल्के से लड़ रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप रेस्ट करें, मैं सीसीटीवी फुटेज से देखता हूँ। जमशेद खान नरमी से बोले, जबकि उनकी बात सुनते माँ की आंखें खौफ से फैल गई। अगर उन्होंने सब देख लिया, वो क्या जवाब देगी? वो क्यों गई थी वहाँ? हाँ, रेस्ट करो मेरा बच्चा, शाम को आयशा की मेहंदी भी है ना? सफ़िया बेगम एक बार फिर मोहब्बत से उसका माथा चूमते बोली। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वहाँ से चले गए। बाहर आयशा की मेहंदी की तैयारियाँ हो रही थी। घर को पीले और वाइट फूलों से सजाया जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सब अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे, जबकि माँ बस इसी सोच में थी कि वो क्या बताएगी जब फुटेज में उसे खुद बाहर जाता देखा जाएगा। आरजू बीबी, ये आपके लिए ख़त। फ़िरोज़ा ने एक खाकी लिफाफा आरजू की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने हैरत से थाम लिया था। मेरे लिए? पर किसने भेजा? और इस दौर में ख़त? आरजू ने चौंकते लेटर ओपन किया था, जहाँ बड़े अल्फाज में शुरू में उसका नाम लिखा हुआ था, आप बहुत खूबसूरत हैं। आरजू खान, मुझसे बात करें प्लीज़, मुझे प्यार हो गया आपसे। हाँ, इड्डा तो रिंदा नहीं, आशिक किसे था। वो बस चंद अल्फाज थे जो खत पर घसीटे गए थे। आरजू पढ़कर हैरान हुई थी। ऐसा लेटर उसे कौन भेज सकता था? उसने मरवा के बारे में सोचा और फ़ौरन उनसे कॉल की। पहले मेरा मूड बहुत ख़राब है मरवा, अब क्या तुम मेरे साथ छिछोरे लड़कों वाला सीन बनाओगी? आरजू कॉल करते ही भड़क कर बोली। दूसरी जानिब मरवा हैरत से मोबाइल को देख रही थी। ओ बहन, इतनी भी तो हसीन नहीं कि मैं तेरे साथ सीन बनाऊँ, हुआ क्या है? मरवा सुकून से बोली। आरजू ने लेटर की तरफ देखा और वाकई मरवा की हैंड राइटिंग नहीं थी। जल्दी जल्दी में भी देखना तो भूल ही गई थी। और एक लेटर भेजा है किसी ने मुझे। आरजू लेटर को उलट पलट कर देखती बोली। मरवा भी हैरान हुई थी। वेट, आरजू ने फ़ोन कान से हटाते दरवाजे पर होती दस्तक को देखा। लेटर जल्दी से किताब में छुपाया और दरवाज़ा खोल दिया। फ़िरोज़ा हाथ में को खाकी रंग का लिफाफा पकड़े खड़ी थी। आरजू ने हैरानगी से लिफाफा पकड़ा। मुझे पता है आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं। आपके होंठों पर उभरने वाली मुस्कुराहट मेरी मोहब्बत की गवाह है। ये एक और सतर थी। आरजू ने हैरानगी से पढ़ी और दूसरी जानिब मरवा ने कहका लगाया, ये तो तेरा दीवाना निकला। मरवा हंसते हुए बोली। आरजू ने मोबाइल को घूटे वापस कान को लगाया। बकवास मत कर यार, पता है क्या हो रहा है इधर? अगर किसी ने इन लेटर को देख लिया तो सब मुझे गलत समझेंगे, क्योंकि मैंने इनकार किया था रिश्ते से। सब यही समझेंगे मुझे किसी और से मोहब्बत थी। आरजू परेशानी से बोली। मरवा भी अब फिक्रमंद हुई थी। भेजने वाले का नाम नहीं लिखा क्या? मरवा अब सीरियस अंदाज में बोली। आरजू ने लिफाफा उलट पलट कर देखा, नहीं। आरजू लब कुचलते बोली। मरवा ने हंकारा भरा, शादी हो जाने दे सुकून से, फिर देखते हैं इस दीवाने को, तब तक तुम ध्यान रखना। मरवा उसे तसल्ली देते बोली और आरजू ने कहते फ़ोन रख दिया। लेटर उठाकर फिजिक्स की किताब में रख दिया। अब उसे तैयार होना था आयशा की मेहंदी के लिए। इस घर में यही आखिरी खुशी भरे लम्हे थे उसके लिए, जिन्हें वो गंवाना नहीं चाहती थी किसी भी लेटर की एवज़। माँ, तुम ठीक हो? मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। सब आरजू से खींचे खींचे से थे। आरजू को तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो लम्हे पर फिर माँ के साथ आकर बैठ के और खुद भी मेहंदी लगाने लगी। लॉन में ही फंक्शन का इंतजाम था। चंद करीबी रिश्तेदार थे। कंबाइन फंक्शन था। आयशा पिंक और ग्रीन कलर की फ्रॉक में बालों की चोटी बनाए
आगे डाले हल्के फुल्के मेकअप में, हाथों पर मेहंदी लगाए बैठी थी। मेरा आज उसके करीब बैठे उसके कानों में सरगोशियाँ करते उसे घबराने पर मजबूर कर देता। उसके चेहरे पर लाली बिखर गई थी। हाँ मैं ठीक हूँ, माँ झुके सर से बोली। वो दोनों मेहंदी लगा रही थी। उसके बाद किसी ने माँ से कुछ भी नहीं पूछा उसकी तबीयत खराबी के चलते। आरजू ने हम पर इत्तेफाक किया था। मेहंदी मुकम्मल होते वो वहाँ से उठी, अंदर की जानिब बढ़ी। उसका जहन अब भी इन लेटर पर अटका था। कौन हो सकता है और क्यों भेज रहा था उसे ऐसे लेटर? बेख्याली में फर्श पर गिरे पानी पर उसका पाँव फिसला और वह लड़खड़ा कर आगे की जानिब गिरने लगी थी। लेकिन उससे पहले सामने आने वाली शख्स के दिल के मुकाम पर हाथ रखते हुए तकरीबन गिरने से बची। आरजू ने सर उठाकर दानल के धुआं धुआं होते चेहरे को देखा। बेचारे का चेहरा ही काला हो जाना है। वाइट कुर्ते में वो इस वक्त बला का हैंडसम लग रहा था। उसकी नीली आंखें किनारों से सुर्ख पड़ने लगी। गर्दन नीचे किए उसने अपने कुर्ते की जानिब देखा और वो अभी अभी ऊपर से रेडी होकर आया था। चल वापस चले जा, इनकी भी मेहंदी की रस्म होगी। और तूने अपना हाथ उठाया और मेहंदी से भरा हाथ डिज़ाइन दिखाता दानल के दिल के मुकाम पर कुर्ते पर छप गया। आरजू ने दांतों तले लब दबाए। अंधी हो गई हो तुम, या दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? ये क्या किया तुमने? दानल उसकी कलाई जकड़े गुस्से से फंकारा। आरजू ने लब भींचे। गलती से हो गया, आप भी तो देख सकते थे ना, आप अंधे तो नहीं हैं। एक लेटर की टेंशन, ऊपर से दानल का गुस्सा करता लहजा। आरजू का दिमाग घुमा गया। सब कुछ इसके साथ ही दानल सफ़ीर खान की वजह से रहा था। ज़बान संभाल कर बात करो आरजू खान, वरना मैं ज़ुबान काट कर हाथों में थमा दूंगा। वो इसकी कलाई झटकते बोला। आरजू को अपनी कलाई में दर्द उठता महसूस हुआ। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सॉरी बोल रही हूँ ना, या फिर ये गुस्सा किसी और बात पर है? आप एक लड़की से रिजेक्ट होगे, कहीं इस बात का गुस्सा तो नहीं? आरजू तर्ज खाते लहजे में तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोली। दानल के माथे पर 3 बल नमदार हुए। वो सख्त गुस्से से घूर रहा था। बकवास बंद करो अपनी। तुम मुझे क्या रिजेक्ट करती? मैं खुद तुम्हें घर की नुकरानी से ज़्यादा हैसियत नहीं देता। उसका मुंह दबोचे व शोला भर नजरें उसके चेहरे पर गाड़े बोला। आरजू ने गुस्से से उसकी जानिब देखा था। बददिमाग लड़की। गुस्से से उसका चेहरा छोड़े वो वापस ऊपर की जानिब बढ़ गया, जबकि आरजू ने गुस्से से उसकी पुश्त को घूरा और कमरे में चली गई। वॉशरूम में जाते हाथ धोए। मेहंदी तो ख़राब हो चुकी थी, उसका दिन ही ख़राब है। उसने वापस से वो लेटर उठाया, इन्हें अच्छे से देखा। अचानक एक कोने में उसे कुछ नज़र आया था। आरजू ने ध्यान से देखा तो वहाँ अंग्रेज़ी हर्फ डी लिखा हुआ था। आरजू ने चौंक कर दूसरा लेटर देखा, वहाँ भी डी लिखा था। तो क्या उसका नाम डी से शुरू होता था जिसने इसे ये सब भेजे? आरजू आ जाओ डांस करें। लीसे की आवाज़ पर आरजू ने जल्दी से खत वापस फिजिक्स की किताब में रखे और बाहर की जानिब बढ़ गई। फिजिक्स की किताब ही धोखा देगी। आरजू तुम शादी के लिए मान जाओ तो हमेशा यही रहोगी। बाहर की जानिब जाते लीजे ने अपसुर्दगी से कहा। आरजू ने एक नज़र से देखा। इन सब बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैं शरीफ बंदी हूँ, मैं माँ के हक की तरफ नहीं देखना चाहती। आरजू हंसते हुए बोली। लीजा ने अफसोस से सर हिलाया। वो जानती थी आरजू तकलीफ में है, लेकिन किसी को बता नहीं रही। सब लोग जो इससे नाराज़ थे, हाँ ताकि उसकी माँ भी, तो वो कैसे खुश हो सकती थी? सब लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया था। आरजू बेवजह सब भुलाए डांस करती रही, सबको छेड़ती रही, लेकिन घर वालों की खामोशी उससे शिद्दत से चुभ रही थी। मेहंदी का फंक्शन तमाम हो गया। रात के 1 बजे सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे। खूबसूरत लग रही थी आप। आयशा को देखते हुए राज ने गर्दन झुकाते आहिस्तगी से कहा। वो दोनों पिलर के पास खड़े थे। सर्द हवा उनको छूकर गुजर रही थी। आज की रात है, फिर मैं आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार लूँगा। मेरा हाथ झुकते उसके गाल पर अपनी बियर्ड रगड़ते बोला। आयशा के जिसम में सनसनी सी दौड़ गई। शर्म से पलके भारी होगी। आपकी खामोशी नहीं चलेगी तब। वो हाथ की पुष्ट से उसकी सड़क पट्टी गाल को सहलाते बोला। आयशा के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई थी। गला खंकारते लीजे उन दोनों का ध्यान अपनी जानिब करवाया। बड़ी मामा बोल रही हैं आयशा को कि वो रेस्ट करे। सुबह बहुत खास दिन है ना मिराज भाई, फिर आपके कमरे में ही पाई जाएगी ये। लीजे लब दुबाए बोली। मिराज ने सर को खम दिया, जबकि आयशा सरायत से उसके करीब से निकलती लीजे के साथ आगे को बढ़ गई। उसने पलट के मिराज की मुस्कुराती नज़रों में देखा और फिर से झुकाए वो अपने रूम में चले गई। मिराज भी वहाँ से अपने कमरे में चला गया था। बटरफ्लाई बेड पर लेटे वजूद को देखते अलेक्जेंडर ने अपना निकाब उतारते साइड टेबल पर रखा और हैट भी उतार दी। उसने एक नज़र माह को देखा जो उसी ड्रेस में सो गई थी। हल्के पीले और वाइट कलर के कंट्रास्ट फ्राक में बालों को खुला छोड़े उसका नाजुक सरापा वाज़ा था। आधा कंफर्टर उस पर था और आधा ज़मीन पर। खुले बाल तकिए पर बिखरे थे और चेहरे पर हल्का खौफ था। वो उसके करीब जाते उस पर किसी खटा की माने छा गया। हे बटरफ्लाई, उसके माथे को चूमते वो मध्यम आवाज़ में बोला। खुद पर बहुत महसूस करते माह ने मंदी मंदी सी आंखें खोल कर देखा और फिर खौफ से उसकी आंखें पूरी वाह हुई थी। यहाँ कैसे? उसके लफ्ज़ मुंह में ही कहीं गुम हो गए थे जब अलेक्जेंडर ने शिद्दत से झुकते उसकी शायरक पर अपने होंठ रखे थे। माह की हार्ट बीट तेज़ हुई थी। छोड़ो मुझे, मैं बाबा को बुलाती हूँ, माह नम लहजे में बोली। अलेक्जेंडर ने उसके सजे सवरे रूप को देखा। हेजल ग्रीन आंखों को देखते हुए माह की धड़कनें तेज हुई थी। वो आंखें हमेशा उस पर मसलत होती थी। ठीक है, आज सुसर साहब से भी मिलकर जाते हैं, वो सुकून से बोला। माह की बैकबोन में सरसराहट हुई थी। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, वो रोते हुए बोली। अलेक्जेंडर ने उसके माथे पर बंदी पट्टी को देखा और नरमी से झुकते वहाँ अपने लब रख दिए।
मैंने बताया था बटरफ्लाई, तुम्हें मारने के लिए ही वहाँ बुलाया था, मैं मजाक नहीं करता। या क्या तुम खे खाने आए हो फिर? खे मतलब मिट्टी भी हो सकता है। वह सर्द आवाज़ पे बोला। वहाँ की सांस हलक में अटकी। उसे लगा था वह वैसे ही उसे डराने को बोल रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्यों कर रहे हो ये सब? वो नम आंखों से बोली। अलेक्जेंडर के लबों पर इस्तजाया मुस्कुराहट उभरी। बस यूं ही राह चलते तुम अच्छी लगी मुझे। जवाब देखो कैसे दे रहे। वो कंधे झुका के बोला। माहा ने हैरत से फैलती आंखों से उसे देखा। वह साफ झूठ बोल रहा था। खैर छोड़ो इन सब बातों को। बटरफ्लाई बहुत खूबसूरत लगती है, मुझे मारने का इरादा है? आंखों में चमक लिए वो इसके चेहरे पर झुकते बोला। महाशक्ति से लब बीच की। वो आहिस्ती से झुकते उसके कंधे पर अपना पुट्टा पिछले में छोड़े उसके कान की लू को लुबों से दबा गया। दानियल! माहा जोर से चलाई। वो जानती थी इस वक्त सिर्फ दानियल ही जाग रहा होगा। मदहोशी में इस पर झुके अलेक्जेंडर ने सिर होती नजरें उठाकर हंसते हुए उसे देखा। डरा रही हूँ मुझे बटरफ्लाई? दानियल मेरा मंगेतर है, शादी होने वाली है मेरी उससे। माँ इस पर हिम्मत करते बोली। अलेक्जेंडर ने सर्द नजरों से उसे देखा। अच्छा, फिर तो सबसे पहले उसकी मौत आनी चाहिए। चलो आ लेने दो उसे। कोट से रिवॉल्वर निकालते अलेक्जेंडर बेड पर बैठते बोला। उसकी आंखें सुरख पड़ी थी जबकि चेहरे पर चट्टानों सी सकती थी। माँ का दिल खौफ से बंद होने लगा। माँ तुम चीखी क्यों? दानियल दरवाजा बचाए बोला और अलेक्जेंडर ने दांत खिंचकाते रिवॉल्वर का रुख दरवाजे की तरफ किया और अब माँ को सख्त नजरों से खुद देख रहा था। नो प्लीज। वो रोते नफी में से हिला गई। मुझे नफरत में भी अपनी चीज़ें दूसरों के पास पसंद नहीं। मैं इन्हें बर्बाद कर देता हूँ किसी दूसरे को देने के बजाय। माँ के बाल मुट्ठी में जकड़े वो लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करते बोला। माँ को अपने बालों में दर्द उठता महसूस हुआ। आंखों से कहीं आंसू फिसल गए। माँ ठीक हो तुम? दानियल की फिर से आवाज़ उभरी थी। अलेक्जेंडर ने सख्त नज़रों से माँ को घूरा। जी वो मुझे एक बुरा ख्वाब आया था। मैं ठीक हूँ, अब आप जाएं। माँ सिसकों का गला घूंटते बोली। अलेक्जेंडर के हाथों में अब भी माँ के बाल मजबूती से जकड़े हुए थे। ओके। दानियल इतना कहते वहाँ से चला गया जब अलेक्जेंडर ने माँ के बालों को छोड़ा। मुझसे ओके। उससे उसे दूर होते रिवॉल्वर की नोक माँ की थोड़ी पर टका गया। मुझसे दगा की एक ही सज़ा है, मौत। वो गन से उसकी थोड़ी पर दबाव देते सर्द बर्फीले लहजे में बोलता। माँ की रूह फना कर गया था। बटरफ्लाई अलेक्जेंडर नाम है मेरा, एक किलर हूँ मैं, और लोग मुझे डेडली गैंगस्टर के नाम से जानते हैं। मैं तबाह कर देने के लिए मशहूर हूँ। खामोशी से वही करो जो मैं कहता हूँ। गन अपनी कोट में रखते हुए दबाव देते लहजे में बोला। माँ ने नफी में सिर हिलाया तो अलेक्जेंडर ने तेवरी चढ़ाई उसे देखा। तुम्हारे डैड के पास एक ब्लू कलर की फाइल है, मुझे वो किसी भी तरह ला कर दो, वरना तुम्हारे डैड की ज़मानत नहीं देता मैं। वो बेड से उठते वापस से हैट पहनते बोला। माँ ने रोते हुए उसे देखा। वो खामोशी से माँ के कमरे से खिड़की के थ्रू निकल गया। फाइनली आज मुझे पता चल ही गया कि वो कौन सा रास्ता था जिससे हीरो आता था और वापस चला जाता था। कम वक्त वो खिड़की थी। ये खिड़की हमारे रूम में क्यों नहीं होती? वैसे तो हमारे रूम में है, तीनों रूम में तीनों में, बट शुक्र है कि उससे आर पार नहीं हो जाता। लाइक मतलब ना खुली नहीं है। माँ ने भाग कर खिड़की बंद की थी और बेड पर बैठते फूट फूट कर रोती। ओके जी। अलेक्जेंडर तो फिर डील फाइनल करें, लेकिन वो कमिश्नर उसका क्या करेंगे? वो हमेशा तुम पर ताक लगाए बैठा होता है। वो लोग एक अंधेरे कमरे में थे जहाँ जर्द बल्ब से वहाँ से इस रोशनी पहुँचाने से कासिर था। अलेक्जेंडर की कुर्सी के सामने मेज़ था और दूसरी जानिब दो लोग बैठे थे। मेज़ पर तरह तरह के हथियार पड़े हुए थे जिनकी डील अलेक्जेंडर कर रहा था। ये हथियार कमिश्नर के डिपार्टमेंट के ही वो हैं। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी बहुत कीमती चीज़ मेरी मुट्ठी में है। अलेक्जेंडर साइड स्माइल चेहरे पर सजाए बोला। इन आदमियों ने सर को उस बात में हिलाया था। ओके ये लो आधी रकम, बाकी की रकम इनके मतलूबा जगह पहुँचने के बाद मिल जाएगी। उन्होंने एक बैग मेज पर रखा था। कासिम ने आगे बढ़ते बैग उठा लिया। अलेक्जेंडर उनसे हाथ मिलाते पलट गया। ये सारा सामान लोड करवाओ और हाँ गलती मत करना, संजीदा सर्द भरी आवाज़ में कहते हुए वहाँ से बाहर निकल गया था। कासिम ने उसकी पुष्ट को घूरा। घर में शादी, इसने क्यों घूरा है? घर में शादी की गहमा गहमी रूज पर थी। हर कोई अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ था। आयशा ब्लड रेड रंग के जोड़े में मलबूस मेकअप के साथ तैयार हुए आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। पता नहीं आसमान से कितनी परियां आज तक उतर चुकी हैं। जबकि वहाँ ने वही फ्रॉक पहनी हुई थी जो अलेक्जेंडर ने उसके लिए पसंद की थी। अलेक्जेंडर को सोचते वहाँ के सीने में मौजूद दिल खौफ के मारे सुकड़ गया। वो बहुत पुरस्कार शख्स था। वहाँ ने बेसख्त अपने लबों को छुआ। एक सनसनी सी थी उसके जिस्म में दौड़ गई। चलता सलीम उस वहाँ को अपनी उंगलियों की पोरों पर महसूस हुआ था। आरजू तुमने फिर से? लीजे ने बोलते बोलते बात अधूरी छोड़ दी। आरजू ने आंखें घुमा कर जबरदस्ती से देखा। मैं किसी की पाबंद नहीं हूँ लीजे। जब मेरे बाबा मुझे नहीं रोकते तो दानियल को भी कोई हक नहीं पहुँचता मुझे रोकने का। कम से कम इतनी अकल तो उसे होनी चाहिए। आरजू ने आईने में अपना जायज़ा लेते सुकून से कहा। वो भी माँ के हमरंग रंगों में थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसने साड़ी लगाई थी। बालों को खुले स्ट्रेट छोड़े, आधे बाल आगे किए हुए थे। वो क़यामत खेज हुस्न के साथ किसी का भी दिल धड़का सकती थी। दरवाजे पर खड़े दानियल ने लब भींचे उसकी बात सुनी। लीजिए भाभी, आयशा गुड़िया को ले आए। दानियल अपनी बहन को देखते मुस्कुराया था। लीजिया ने पलट कर उसे देखा और फिर आरजू को। बस बात में सिर हिला गई। दानियल वहाँ से पलट गया।
आज आज़ादी का आखिरी दिन होगा। आरज़ू ने भी आयशा को सहारा दिया हुआ था। वो तीनों आयशा के साथ चल रही थी। उसकी सरगोशी सुनते आयशा में सा मुस्कुरा दी। फूलों के रास्ते पर वो चारों चल रही थी। स्टेज पर बैठे मिराज ने धड़कते दिल के साथ आयशा को देखा था। उसके दिल की धड़कनें मामूल से तेज़ हो गई थी। उसकी पुरशौक नज़रें आयशा पर ही अटकी हुई थी। बाकी सब उसकी बेताबी देखते हंस दिए थे। सब लोग खुश थे, बस दानियल सफ़ीर खान लबों को बाहम सख्ती से पवित्र किए खड़ा था। आरज़ू का नाजुक सरापा आवाज़ा होता उसे शदीद नागवार गुजारा था। मिराज फिर, माहा ने बोलते मिराज का ध्यान खींचा। वो चौंक कर उन तीनों के लबों पर उभरती हंसी को देखने लगा था। मिराज ने आगे बढ़ते हाथ आगे किया, जिस पर आयशा ने अपना लरजता मोमी हाथ उसकी फैली हथेली पर रख दिया। मिराज ने उसे स्टेज पर आने में मदद की थी। काजी साहब बिस्मिल्लाह करें। सफ़ीर साहब बेटी को देखते बोले तो उन्होंने इस बात में से हिलाया। आयशा सफ़ीर वल्द मोहम्मद सफ़ीर, क्या आपको मिराज जमशेद वल्द जमशेद खान के साथ आसिका राजवल वक्त 20 लाख महर की ये निकाह कबूल है? काजी साहब ने आयशा को देखते जुमले मुकम्मल किया। आयशा का दिल यकदम तेज़ी से धड़कने लगा था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। आयशा मध्यम मुस्कुराहट के साथ बोलती। मिराज खान को दुनिया जहाँ की दौलत थमा गई। माहा और आरज़ू एक्साइटेड सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इन्हें देख रही थी। और फिर काजी साहब ने मिराज से भी वही जुमले दोहराते पूछा, जिस पर उसने बेकरारी से तेज़ी से कबूल है कहा। उसकी तेज़ी देखते वहाँ सब मुस्कुरा के मुबारक हो। हर तरफ मुबारकबाद का शोर उठा था। आगा जी ने आयशा के सर पर हाथ रखा। आरज़ू ने नम आंखों से आगा जी को देखा था और कोई एक दूसरे से मिल रहा था। फोटोग्राफर दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें ले रहा था, जबकि आरज़ू ने चौंक कर एक तरफ देखा। इसके माथे पर तेवरी चढ़ी, जहाँ खड़ा एक लड़का उसकी ही पिक्स बना रहा था। कम से कम आरज़ू को उसके एंगल से यही लग रहा था। वह तन-फन करती उसके करीब गई थी। वो सफ़ीर खान के दोस्तों में से किसी बिजनेसमैन का ही बेटा था। ये क्या किया तुमने अभी मिस्टर? आरज़ू ने कमर पर हाथ टिकाए पूछा। लड़के ने मोबाइल जेब में रखा। क्या किया मैंने मिस? वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ बोला। आरज़ू ने आंखें छोटी करते उसे घूरा। मेरी पिक्स क्यों ली? फ़ौरन डिलीट करो। आरज़ू इस मर्तबा ज़रा गुस्से से बोली। कुछ फासले पर खड़ा दानियल भी मुठियाँ भींचे सब सुन रहा था। उसे अफसोस हुआ था आरज़ू पर। कब ली मैंने मिस? चलिए अगर ले भी ली हैं तो मेरा ज़ाती मोबाइल है। लड़का सीने पर बाजू फोल्ड किए शौक़ी से आरज़ू का जायज़ा लेते बोला। फ़ोन आपका ज़ाती है तो एक मॉडल रख लें तस्वीरें लेने को। तस्वीरें तो मेरी ही है ना, मेहमान है, मेहमान बनकर रहें। आरज़ू उसकी ढिठाई पर तड़क कर बोली। आप बन जाए मॉडल, आप भी तो खूबसूरत हैं। वह आप रुचकाए बोला। आरज़ू ने गुस्से से उसे घूरा। तस्वीरें डिलीट करो। अपने पीछे उभरने वाली भारी आवाज़ पर आरज़ू ने पलट कर उसे देखा। वह सुरख आंखें लिए लब पीछे आरज़ू को मुकम्मल नज़रअंदाज के उस लड़के को देख रहा था। पिक्स तुम्हारी तो नहीं ली? तुम्हें क्या मसला है भाई हो इसके? बस करो, जैसी बच्ची ढेल ना भाई भी ना बनाए उसको। वो इस्तज़ाई अंदाज में बोला। दानियल ने लब पीछे मज़ीद उसकी जानिब कदम बढ़ाए। वो इसकी तेज़ नसी का आकर खड़ा हो गया। अभी कभी पिक्स डिलीट करो। लगाड़ी अंकल के बेटे हो तभी अभी तक तुम्हारे हाथ पाँव सलामत है, वरना मैं अभी इन्हें तोड़ने में मिनट ना लगाता। दानियल उसका कॉलर ठीक करते, कंधों पर हाथ मारते, नादीदा घिट छाड़ते, लफ्ज़ चिबा चिबा कर अदा करते बोला। लड़के ने उसकी लहू रंग आंखों में देखा। ओके। उसकी ज़ुबान लटखड़ा गई थी। दानियल के सख्त लहजे को महसूस करते उसने फ़ोन जेब से निकालते आरज़ू की पिक्स डिलीट करना शुरू की थी। पिक्स कई एंगल से ली गई थी, जिसमें उसका नाजुक सरापा आवाज़ था। आरज़ू ने शर्मिंदगी से लब कुचले, जबकि दानियल ने अफसोस से उसके झुके सर को देखा। कर दी, अब जाने दो। लड़का वहाँ से सराहियत से निकला। आरज़ू ने नज़रें उठाकर उसकी लहू रंग आंखों में देखा। शुक्र। आरज़ू के अल्फाज मुँह में ही रह गए जब वो उसकी साइड से होता बिल्कुल किसी अजनबी की तरह गुजर गया। आरज़ू ने लब दांतों तले दबाया था। उसकी नज़रों में आरज़ू के लिए गुस्से के साथ अफसोस भी था। वो सर झटकती स्टेज की जानिब बढ़ गई, जहाँ फैमिली फ़ोटोज़ का सीन ऑन था। फ़ोटो सेशन के बाद खाने का दौर चला था। आहिस्ता आहिस्ता करते सारे मेहमान जाने लगे थे। रात का फंक्शन था। सुबह रात के 12 बज रहे थे जब आयशा को कमरे में लाकर बिठाया गया था और वहाँ आरज़ू और लीज़े दरवाजे में खड़ी मिराज के आगे हाथ फैलाए हुए थी। खाते पीते घर की हो, फिर भी हाथ फैला रखे हैं। आई थिंक मिराज ने शरारती लहजे में इन्हें छेड़ा तो झट से इन तीनों ने हाथ पीछे खींच लिया। मिराज का गहका बेसाख्ता था। अंदर बैठी आयशा खुद में सिमटी। मिराज भीड़ चलाकी ना करें, अभी पैसे दे वरना इधर ही खड़े रहें। माँ चहकते मुंह बनाकर बोली थी। मिराज ने जेबों में हाथ डाला और जितने पैसे निकले उनमें से 500 का नोट निकाल कर उसके हाथ पर रख दिया। वो तीनों भुच्चकों की तरह मिराज की बत्ती सी देख रही थी। मैं कंगाल बंदा हूँ यार, मिराज मासूमियत से बोला। आरज़ू ने तेज़ी से उसके हाथों से पैसे खींचे। कंगाल का मतलब तो पता ही होगा ना, गरीब। सारे पैसे आरज़ू के हाथों में चले गए। अब आपकी बात सच हुई, आप लग रहे हैं कंगाल अब। आरज़ू दोनों मुँह उचकाते हंसते हुए बोली। तो मिराज ने हाथ खड़े कर दिए। वो तीनों हंसते हुए वहाँ से चले गए, जबकि मिराज ने अंदर दाखिल होते पाँव से दरवाज़ा बंद किया। वो आहिस्तगी से बैठ की जानिब बढ़ रहा था, जहाँ उसकी बचपन की चाहत पूरे इस्तेहाक से बैठी थी। मिराज बेड पर बैठते नरमी से उसकी हाथ को अपने हाथों में ले गया। वेलकम टू माई लाइफ एंड माई रूम बेगम साहिबा। वो झुककर इसके नरम मुलायम हाथों पर लप रखते बोला। आयशा के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। जब से मैंने होश संभाला है तब से आपके साथ की ख्वाहिश की और अल्लाह का शुक्र आप आज एक पाक बंधन में मेरे सारे चाहत पे हैं।
उसकी थोड़ी अपनी उंगली से ऊपर उठाए वो लो देती नज़रों से उसे देखते बोला। आयशा ने पलकों की झालर उठाकर उसकी आंखों में जलते जज्बों के दियों को देखते वापस से नजर झुका ली। आयशा मिराज खान, मुझे आज इजहार चाहिए अपनी मोहब्बत का, अपनी चाहत का, आपके साथ का वादा चाहिए। वो उसके कान के करीब झुकते जज्बात से सितर लहजे में सरगोशी करता आयशा की धड़कनें बढ़ा गया था। मिराज दहकती सांसें अपने कंधे पर महसूस करते उठते लहजे में बोली, सुन रहा हूँ। वो वैसे ही बोझल आवाज़ में बोला। आयशा ने हलक तर किया था। मैं वादा करती हूँ आप ज़िंदगी के हर हिस्से में मुझे अपने साथ पाएंगे। मेरी चाहत हमेशा आपको मुझसे बांधे रखेगी। वो मध्यम लहजे में बोली। मिराज खान ने खुद में सुकून उतरता महसूस किया था। वो मोहब्बत से इसके माथे पर लब रख गया। आयशा ने उसके लिए सिर्फ तरी मुस्कुराने की मन की थी। आई लव यू टू जाना, उसे अपने हिसार में लेते वो घेरा तंग करते बोला। आयशा ने सुकून से उसके चौड़े सीने पर सर टिका दिया। मिराज, वो आरज़ू चली जाएगी? आयशा लब काटते उसके सीने पर सर उठाए परेशानी से बोली। मिराज ने हाथों के प्यालों में उसका चेहरा भरा। वो लड़की मिराज खान के लिए बहुत ख़ास थी। वो ख़ास थी क्योंकि वो खुद से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र करती थी। नहीं पता मुझे, मैं दानियल को समझाऊंगा, आगा जी से बात करे, कुछ नहीं होता, तुम फिक्र ना करो। वो अंगूठे से इसके गाल सहलाते बोला। आयशा ने इस बात में से वास्तविक से इसे अपने हिसार में ले गया था। शादी अपने अख्ताम को पहुंची थी। आगा जी ने फैसला किया था वलीमा 1 हफ्ते बाद माहा और दानियल के निकाह पर होगा। दानियल खामोश था जबकि माहा मारी मारी फिर रही थी। वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बाबा, उस फुटेज से कुछ पता चला? माहा उंगलियां चटाखते बोली। जमशेद साहब ने उसे देखा। वो लोग इस वक्त नाश्ता कर रहे थे। नई फुटेज डिलीट है उस रात की। जमशेद साहब संजीदगी से बोले तो माहा की जान में जान आई थी। सब लोग खामोशी से नाश्ता कर रहे थे जब किसी के मोबाइल पर होती बेल पर सब ने चौंक कर आरजू खान को देखा क्योंकि इसका मोबाइल ही जोरों शोरों से बज रहा था और उसकी रिंगटोन सुनते यंग जनरेशन के चेहरे पर दबी दबी हंसी उभरी। दफ़ा दूर हो, काला मुंह, नीले पे। आरजू ने खुद की आवाज़ रिकॉर्ड करते रिंगटोन लगाई थी। उसकी रिंगटोन सुनते सबके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट उभरी। आरजू ने हसरत से उनके मुस्कुराते चेहरे देखे थे। वह फ़ोन उठाए वहाँ से उठते बाहर निकल गई। अस्सलाम वालेकुम। कौन? अननोन नंबर था। आरजू ने उछलत में बटन प्रेस करते फ़ोन कान को लगाया। वो बाहर लॉन में निकल आई थी। आपका चाहने वाला। स्पीकर की दूसरी जानिब से मर्दाना आवाज़ गूंजी तो आरजू ने चौंक कर फ़ोन कान से हटाया। कौन हो? वो चौंकते हुए बोली। दूसरी जानिब हल्की सी हंसी गूंजी। चाहता हूँ आपको याद नहीं क्या मैं? वो दांतों तले लब दबाए बोला। आरजू ने शदीद नागवारी से फ़ोन को घूरा। कौन हो ये बताओ, दिमाग ख़राब मत करो। आरजू ज़रा सख्त लहजे में बोली। इतनी बेसब्री? वो धीरे से हंसा। लड़के ऐसे ही करते हैं वैसे, अमूमन अननोन नंबर से कॉल आए ना तो लड़के ऐसे ही करते हैं। लाइक जो पूछा के जाता है उसका जवाब नहीं देते, अपनी हाँ के जाते हैं बेवकूफ़ों की तरह। वो धीरे से हंसा। आरजू ने दांत कचकाते मोबाइल कान से हटाते मोबाइल को घूरा। तोहफा भेजा है तुम्हारे लिए, चाहने लगा हूँ तुम्हें और चाहता हूँ तुम भी मुझे चाहो। वो मध्यम मगर मायनी खिस्ती से बोला। आरजू ने गेट की तरफ देखा जहाँ गार्ड हाथ में एक टेडी बियर पकड़े अंदर की जानिब आ रहा था। आरजू चौंकते भागते हुए उसके पास गई। मुझे दे दे काका, वो बामुश्किल मुस्कुरा कर बोली थी। एक हाथ से पकड़े मोबाइल को कान से लगाया हुआ था। ये क्या हरकत है और कौन हो तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मेरा कसम तुम्हारी टांगे तोड़ देगा। आरजू लब पीछे बोली। आरजू खान दानियल खान का हवाला दे रही थी जिसकी पाबंदियों से हरगिज़ पसंद नहीं थी। मजाक का खेस पसंद नहीं आया क्या? दूसरी जानिब सुरदा सी आवाज़ उभरी। आरजू ने वाइट टेडी बियर को देखा जिसके हाथ बाहम जोड़कर उसमें दिल पकड़ाया गया था। वो काफ़ी क्यूट था। नहीं चाहिए मुझे, दोबारा कॉल मत करना वरना फिर देखना तुम क्या करती हूँ मैं। आरजू ने तड़क कर कहते फ़ोन रख दिया। फिर टेडी बेयर को देखा, उसे फेंकना चाहा लेकिन फिर मुस्कुराते हुए उसे अंदर ले गई। पता नहीं कौन था लेकिन टेडी बेयर तो अच्छा है। आरजू ने हंसते हुए टेडी बेयर कमरे में रख दिया। माँ चलो। वो बाहर निकलते बोली। उसे कॉलेज जाना था, वैसे भी कुछ माह में उसके फाइनल्स थे, उसे दिल लगा कर पढ़ना था, लेकिन यहाँ से जाने का ख्याल आते ही आरजू अफसरदा हुई थी। चलो। माँ उठते बोली थी। दानियल जाओ छोड़ कर आओ माँ को। आगा जी ने ब्रेकफास्ट करते दानियल को देखते कहा। माँ का सांस अटक गया जबकि आरजू खामोशी से आगा जी को देखती रही थी। दानियल संजीदगी से उठा और बाहर की जानिब बढ़ गया। वो दोनों आती गाड़ी में बैठ गई। दानियल ने ड्राइविंग स्टार्ट की थी। आयशा तो शादी की वजह से नहीं आ रही थी यूनिवर्सिटी और माँ को अकेले जाने में डर महसूस होने लगा था। न जाने वो डेडली गैंगस्टर कहाँ से उसके सामने रोनमा हो जाए। माँ ने झुरझुरी मैंने इस पे पढ़ा था ये लफ्ज़ कहीं पे, उसके ऊपर ना पेश थी, झुरझुरी लिखा हुआ था। पता नहीं अब के क्या वर्ड वही सही है या मैं पहले जो पढ़ती थी वो सीली उसे सोचते। माँ की यूनिवर्सिटी आई तो वो उतर गई क्योंकि 15 मिनट के फासले पर कॉलेज था। आरजू सर झुकाए बैठी थी कि वो गाड़ी स्टार्ट करे। माँ अंदर चली गई। 5 मिनट हो गए लेकिन दानिया ने गाड़ी स्टार्ट ही नहीं की। उतरो, बस संजीदगी से बोला। आरजू ने सर उठाकर मिरर में उसका सुरख पड़ता चेहरा देखा। क्या? आरजू हैरानगी से बोली। उतरो गाड़ी से। वो लफ्ज़ों पर दबाव देते बोला। आरजू लब पीछे उतर गई। कैब लो और कॉलेज जाओ और वापस भी कैब से आ जाना, मैं अपने 15 मिनट ज़ाया नहीं कर सकता। वो जबड़े पीछे बोला। आरजू हमानकों की तरह उसे देख रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मैं कैसे जाऊँ कैब से? तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? आरजू फ्रंट डोर के शीशे पर झुके बोली तो दानियल ने आबरू चुकाया। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और ना ही तुम्हारा बाप कि तुम्हारी हिफाजत करूँ।
वह संजीदगी से आबरू उठाए बोला। आरजू साकित नज़रों से उसे देख रही थी। हटो अब। वो गाड़ी स्टार्ट करके आरजू पीछे को हुई तो वह सख्ती से लब खींच गई। दान असफीर खान हमेशा अपनी मनमानी करता था, तभी आरजू खान उसे पसंद नहीं करती थी। आरजू ने गुस्से से उसकी गाड़ी को घूरा। तुम भी तो करती हो ना, उसका कौन सा सारा गुस्सा है। सड़क पर जाते उसने एक टैक्सी रोकी और उस पर बैठ गई। गुस्से से मुंह फैलाते वो दांत पीस रही थी जैसे उनके दरमियान दान असफीर खान मौजूद हो। 15 मिनट बाद वो कॉलेज के गेट पर उतरी थी। टैक्सी वाले को पैसे दिए, अपनी चंद कदम ही उठाए थे, आगे बढ़े थे जब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। आरजू। वो पलटी, वहाँ मरवा थी। आरजू खुश होती उसे मिली और दोनों अंदर इंटर करने ही वाली थी जब एक बार फिर किसी ने आरजू खान को पुकारा था। इन दोनों ने पलटकर देखा, वहाँ एक यंग सा लड़का खड़ा था। ये वही लड़का था जिसने इस दिन आरजू को गिरने से बचाया था। मरवा ने आरजू की तरफ चमकती नज़रों से देखा। जी। आरजू रुकते बोली। वो चलता हुआ उस तक आया था। कुछ फासले पर गाड़ी में बैठे दानस फिर खान ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की। वो बेशक आरजू से नफरत भी कर लेता, लेकिन वो इस बात को झुठला नहीं सकता था कि वो खानदान की इज्जत थी। उसकी टैक्सी के निकलने के बाद ही वो उसके पीछे यहाँ तक आया था। ओहो बेचारा। उसे कॉलेज के अंदर जाते देख वो न जाने लगा था, लेकिन फिर किसी लड़के के आरजू की जाने बढ़ते कदमों को देख वो रुक गया था। आपको मैं याद हूँ? वो मुस्कुरा कर बोला। आरजू ने मरवा को देखा जो बत्ती सी निकाले हाथ लबों पर रख गई थी। जी याद है, शुक्रिया उस दिन के लिए। आरजू रस्मन मुस्कुरा कर बोली। लड़के ने दिल पर हाथ रखते सर को खम दिया था। वह लड़का कॉलेज यूनिफॉर्म में था, लेकिन उसकी जिसामत उसे गुड लुकिंग और उसकी उम्र से बड़ा दिखा रही थी। मेरा नाम दराब है। वो फिर से गोया हुआ तो आरजू के जहन के पर्दों में बहुत कुछ एक साथ लहरा गया। वो शाकी नज़रों से उसे देखने लगी थी। मुझे लेटर लिखने वाला डी और सुबह कॉल करने वाला? आरजू ने आबरू झुकाते पूछा तो वो लब दबाए इस बात में से हिला गया। इस गलती के लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। मुझे बस आपसे बात करनी थी। प्लीज़ मेरी कॉल पिक कर लीजिएगा। मैंने जो भी कहा वो सच था। बहुत खूबसूरत है। वो बोल रहा था। आरजू ने रेस्ट वॉच को देखा। उसका कॉलेज लगने वाला था। देखिए मिस्टर, ठीक है, वो आपसे रब्ता कर लेगी। अभी हमें जाना है भाई। मरवा उसका बाजू खींचते उसकी बात काटते उसे वहाँ से ले गई थी। आरजू ने कॉलेज में एंटर करते उसे घुरा। दराब भी पलट गया जबकि दानियल की रगें तन से की। वो लब शक्ति से बीच के गाड़ी स्टार्ट करते वो इससे वापस सड़क पर डाल गया। उसका चेहरा शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। लड़कियां वैसे जो मतलब लाइक लड़कियों की दोस्त होती हैं ना लड़कियां, आधा मामला तो वो हल कर देती हैं। अगर लाइक लड़का सीरियस होना तो आधा मामला वो हल कर देती है आधे से ज़्यादा। लड़की के जेल में ना लड़के की मोहब्बत डालने का सारा हाथ लड़की की दोस्त के पास होता है। लाइक ऐसी बात कर करके ऐसे करती हैं। खैर, नावल के पार्ट को सेकंड पार्ट को यहाँ पे एंड करते मैं थक गई हूँ और अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स ना दिया और इस नावल को बेशक नहीं अगले मतलब लाइक वो सारा ने इतनी मेहनत से रिकॉर्ड किया था, अगर उसको किसी ने शेयर ना किया तो फिर तो बस देख लीजिएगा आप लोग। पक्का वाला नाराज़ हो जाऊँगी मैं। हाँ नहीं तो ओके जी, अगली वीडियो में मिलते हैं। और प्लीज़ अच्छे कमेंट कीजिएगा। ऐसे कमेंट ना किया करें जिसे सुनते पढ़ के मेरी हंसी छूट जाए। लाइक मैंने कल एक कमेंट पढ़ा था और ओ माय गॉड मैंने अपनी मम्मा को सुनाया और मम्मा मेरी हंसती गई। तो वह खैर अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।